जैसे कि मैं अभी पहले इस अकाउंट को यूज करता था, लेकिन अब ये दूसरे से यूज करूंगा। तो मैं अभी चल रहा हूँ साइन अप करने के लिए, क्योंकि उसमें फ्री टियर का है। अभी डिटेल्स, मेरा बिलिंग डिटेल्स लेगा तभी ये क्रिएट करेगा भी। जस्ट 1 मिनट, मुझे दूसरे अकाउंट से करना है। स्टार्ट फ्री, यूज अनदर अकाउंट। मैं अपना मेल आईडी आप डालोगे, एक यूनिक मेल आईडी होनी चाहिए। मैंने एक नया मेल आईडी बनाया है, तो उसी का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमने नई मेल आईडी बनाई है। अब मैं इसका पासवर्ड तो ठीक है डाल देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया, यस कर दो। तो आप जैसे पासवर्ड डालोगे, अगर अकाउंट बना रहेगा तो आपको इस तरह के डिटेल्स में लेके चला जाएगा। नहीं बना रहेगा तो आपसे पासवर्ड पहले पूछेगा। जैसे कि मैं स्टार्ट किया था बनाना, मैंने सोचा था आप लोगों को दिखा दूंगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने क्लोज कर दिया। तो पहले आपको क्या करना है, आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप अकाउंट क्रिएट करने पर जाओगे, अपना मेल आईडी डालोगे। अगर नहीं बना रहेगा तो पासवर्ड पूछेगा। अगर बना रहेगा, अगर नहीं बना रहेगा तो पहले आपको पासवर्ड वाले पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे कुछ आपकी बिलिंग डिटेल लेगा। वो डिटेल्स होने के बाद आपको इस प्रोफाइल पे लेके चला आएगा। अब यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, मिडिल नेम हमने डाल दिया। ठीक है, लास्ट नेम हमने डाल दिया है। ईमेल एड्रेस हमने आप पढ़ा ही है, आपको नीचे आ जाना है। और फोन नंबर यूज कर लेता हूँ मैं अपना। ऊपर कंट्री लिखा होगा, कंट्री आपको यहाँ पर देखो इंडिया सिलेक्ट होगा, तो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नहीं, आपकी ये इसी नंबर पे यूज ए डिफरेंट फोन नंबर टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ये ऑप्शनल होगा, ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, एड्रेस आपको देना है, एड्रेस लाइन 1, तो ऑप्शनल है ये एड्रेस। ऑर्गेनाइजेशन डाल देता हूँ मैं, पर्सनल डाल देना है यहाँ पे। और एड्रेस लाइन डाल देता हूँ मैं सेक्टर, सेक्टर 22। एड्रेस लाइन 2 में नहीं डालना, कुछ नहीं। सिटी डाल देता हूँ नोएडा, नोएडा। स्टेट डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। नीचे आ जाओगे तो, क्योंकि इंडिया मैंने सिलेक्ट किया है, तो उसके सारे रीजन्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, स्टेट सारे दिख जाएंगे यहाँ पर। तो आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। पोस्टल कोड डाल देना 201 301। ठीक है, अबाउट माई फ्री अकाउंट, ओके, आई विल रिसीव इंफॉर्मेशन, ये भी मैं ओके कर देता हूँ। नीचे आ जाओ, इसके बाद आपको हो जाएगा नेक्स्ट। क्या बोल रहा है ये, कुछ तो हमने छोड़ के आए हैं ऊपर। टेक्स्ट में कर दो। मेरे नंबर पे जाएगा एक वेरिफिकेशन कोड, आपको डालना पड़ेगा 033730। इसको वेरीफाई कर दोगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका फ़ोन नंबर चला जाएगा नीचे, फिर आपका ये एग्री कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे ये इनेबल हो जाएगा, जो भी डिसेबल था हमारा, आप इसको नेक्स्ट कर दो। वेरीफाई कर रहा है मेरी डिटेल्स जो हमने इसमें फिल किया था। ओके, वेट करो थोड़ा सा, कभी कभी नहीं लेता है डिटेल्स भी, अगर आप मल्टीपल टाइम्स। अब देखो ये कार्ड मेरे से बोलेगा, कार्ड की डिटेल्स मेरे से मांगेगा। तो आपको यहाँ पर देखो ये कार्ड की डिटेल्स आ रही है, ये कार्ड की डिटेल आपको फिलअप करना है। तो मैं अभी आपका ये स्क्रीन, ये आपको डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, तो मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए स्क्रीन अनशेयर कर देता हूँ। जब ये डिटेल्स फिल कर दूंगा, फिर से मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए शो कर दूंगा।
अच्छा, कार्ड होल्डर नेम, सॉरी यहाँ पे होल्डर नेम था। और यहाँ पे मुझे कार्ड नंबर डालना है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, मैंने अनशेयर कर दिया है। साइन अप, उसके बाद आपको ये पेमेंट वाली स्क्रीन पे लेके जाएगा और आपके 2 रुपए कटेंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, दिख रही है मेरी स्क्रीन अभी आप लोगों को? डिटेल्स डालने के बाद ये आ जाएगा पेज। आपको अपना ओटीपी डालना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गया होगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया है, इसके बाद मैंने कर दिया है सबमिट। डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों वर्क करेगा, बट वीजा होना चाहिए। मास्टर भी वर्क करेगा, सिर्फ रुपए नहीं वर्क करेगा। और कभी कभी आप अगर अपने लैपटॉप में, सॉरी अपने बैंक में अगर आपने कुछ डिसेबल कर रखा होगा, ऑटो डिडक्शन का या इस तरह का कुछ डिसेबल होगा, तब भी नहीं लेता है वो। तो मेरे कट गए हैं पैसे, देखो ये डिटेल्स भी मेरा आ गया। और इसके इस स्टेप के बाद मेरा साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमको आपको कुछ नहीं बताना है, सबमिट कर दूंगा। ये कुछ डायल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन एजोर फ्री साइन अप फॉर विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। ओके, मेरा अकाउंट नहीं एलिजिबल दिखा रहा है इस पे। मे भी हो सकता है इसका एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि ये कार्ड कई उसमें यूज किया हूं मैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी वजह से नहीं दिखा रहा हो। आप लोग शुरुआत से करोगे कि फर्स्ट आपका मेल आईडी रहेगा, तो आपका हो जाएगा। पेमेंट इंफॉर्मेशन, जस्ट 1 मिनट। क्यों नहीं आ रहा भाई? सॉरी, टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल दिया, क्योंकि अब वो फ्री वाले में नहीं जा रहा है ना मेरा, पे एज यू गो मॉडल पे जा रहा है। नेक्स्ट करता हूँ, यही रहेगा सब डिटेल्स। नेक्स्ट करता हूँ, इसमें से आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, ये टेक्निकल सपोर्ट है, इसको मत सिलेक्ट करना क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। तो इसको इसमें से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, नीचे वाला ध्यान देना, ये सिलेक्ट रहे नो टेक्निकल सपोर्ट आर आई एम ऑलरेडी कवर्ड थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम सपोर्ट। तो इसमें कुछ नहीं करोगे तो ये प्रीमियम सपोर्ट होता है जिसमें बेसिक हेल्प करते हैं वो, थ्रू द मेल, कॉल वगैरह पे नहीं आते, मेल के थ्रू आपके कम्युनिकेशन उसमें करते हैं। तो साइन अप कर लेता हूँ और सबमिट कर दो। आप उस टाइम पे जब अगर फ्री टियर के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और इस तरीके से आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो मैं अगर होम पे चला आता हूँ, अभी मेरे पे ये डिफ़ॉल्ट सब कुछ मेरा बना हुआ है। और आपका ना जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको ना एक क्रेडिट इसमें देगा, लगभग वो 14-15 हज़ार रुपये क्रेडिट होंगे, वो आपके उसमें से शो करेंगे, इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो। अभी मुझे नहीं मिला है क्योंकि मैं फ्री टियर में नहीं जा रहा था।
मेरा लाइव मेरा मेरा अकाउंट जो है, जो मैंने क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है, ये कई यूज कर रखा है, इसकी वजह से इन्होंने क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है मेरे फ्री टियर को। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपका फ्री टियर रहेगा। तो इस तरीके से आप AWS के साइन अप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, सॉरी एजोर के। हेलो विजय, अभिनव। हेलो, यस। हाँ, तो ये डिटेल्स लेके आप क्रिएट कर लोगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा आपका। तो मैं चलता हूँ होम पे, तो आप जब होम पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखेंगी, ठीक है। फिर अजूर वर्चुअल मशीन है, किसी सर्विस को जाओगे कैसे क्रिएट करोगे, तो आज हम अजूर वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोर्स मॉड्यूल है, जस्ट 1 मिनट। ये कोर्स मॉड्यूल है, उस दिन आपको मैंने बता रहा था कि आपका जो मेन टॉपिक्स हैं वो आइडेंटिटी, गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस, एजोर एडमिनिस्ट्रेशंस, वर्चुअल नेटवर्किंग, इंटरसाइट कनेक्टिविटी, नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, एजोर स्टोरेज, एजोर वर्चुअल मशीन, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, डेटा प्रोटेक्शंस एंड मॉनिटरिंग्स। ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जो हम आने वाले कपल्स ऑफ वीक में जो हम लोग कवर करेंगे। सो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एजोर वर्चुअल मशीन्स। क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या किया है ना, कि ज्यादातर नाम सुना है सर्वर सर्वर, लेकिन सर्वर कैसे क्रिएट होता है, बैकएंड में क्या होता है, चीजें आपको नहीं पता है। और आइडेंटिटी, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस ये सब भी कवर करेंगे, लेकिन हम पहले एजोर वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, इस तरह के छोटे छोटे एक एक मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी लॉजिकल है, जो इससे रिलेट करता है, जो कुछ भी रिसोर्सेस आपके अंदर इसके अंदर क्रिएट होते हैं। अभी हमने तो कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं पहले कवर कर रहा हूँ। पहले मैं एजोर वर्चुअल मशीन, स्टोरेज को कवर करूंगा, नेटवर्किंग को कवर करूंगा, उसके बाद इन टॉपिक्स पे आऊंगा। जब AWS भी मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले आपको कंप्यूट ही पढ़ाता हूँ, सबसे पहले कंप्यूट ही डिस्कस करता हूँ। तो इसी तरीके से इसमें हमारे पास एजोर वर्चुअल मशीन है, जिसको हम कवर करने वाले हैं। नीचे चलते हैं, ये लगभग बहुत नीचे होगा। नहीं चल रहा, स्टोरेज का पार्ट है। तो वर्चुअल मशीन्स, अभी आपने बहुत सारी चीजों का नाम सुना होगा। तो वर्चुअल मशीन्स है क्या? अपना लैपटॉप आप देख रहे हो? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, अभिनव। हाँ हाँ, मेरा ठीक। हाँ, लैपटॉप आप जो देख रहे हो, तो कभी कभी आपने कभी किसी काम को करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो आप क्या करते हो, उसको वर्चुअली कनेक्ट भी कराते हो किसी से, चाहे किसी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कराते हो। जैसे एनी डेस्क हो गया, या फिर और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू वर्चुअली उसका एक्सेस देते हो, तो कोई आपके लैपटॉप को एक्सेस करता है कि नहीं करता है? तो AWS या फिर एजोर जो इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, इन्होंने ये जो वर्क आपका होना है वो किसी सर्वर पे होते हैं। विदाउट सर्वर के एप्लीकेशंस आपकी नहीं रन कर सकती। चाहे मैं अभी कोई एप्लीकेशंस रन कराना चाहता हूँ दैट इज रिलेटेड टू एनी एनी फंक्शनैलिटी हो, कुछ किसकी भी हो, तो वो किसी ना किसी मशीन्स पे रन करेंगे। हाँ, मशीन्स ये हो सकती है, मशीन्स की कैपेसिटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी मशीन पे रन करेगा। तो वही मशीन जो है आपका मेन वर्क जो होता है, वो मेन वर्क कहाँ होता है? मेन वर्क आपके लैपटॉप पे सर्वर्स कंप्यूटर्स पे होते हैं, मेन वर्क आपका कंप्यूटर्स पे होता है। तो अभी जो हमको फिजिकल दिख रहा है, हम उसको लैपटॉप बोल रहे हैं, डेस्कटॉप बोल रहे हैं, और उनको हम फिजिकली देख पा रहे हैं। और फिर जब हम मान लीजिए अपने ऑफिस में गए और वहाँ पे जो सर्वर सेटअप हुए हैं, तो हम भी उसको देख पा रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्टली सिर्फ सर्वर्स बोलते हैं, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं मशीन्स को किसी क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हो, कोई क्लाउड प्रोवाइडर आपको देता है, तो इसका इन्होंने नेम रखा। AWS में यही नेम आपका आता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एंड माइक्रोसॉफ्ट में इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। अब वर्चुअल मशीन्स क्या होता है इन कंप्यूटिंग? ये वर्चुअल मशीन इज ए इम्यूलेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। Virtual machines are based on computer architecture and provide a functionality of a physical computer. Their implementation may involve specialized hardware, software, or a combinations. तो आपका लैपटॉप, क्या इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपकी OS रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका कोई भी हार्डवेयर पार्ट, रैम,
सीपीयू, मेमोरी, इस तरह से कुछ भी उसमें से हटा दिया जाए, कुछ भी, एनीथिंग जिसकी डिपेंडेंसी है, क्या लगता है वो आपकी मशीन से रन करेगी? लैपटॉप आपका चलेगा? विजय, अभिनव, चलेगा वो? नहीं 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 चलेगा ना। दोनों चीजें हमको चाहिए, मुझे हार्डवेयर भी चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर भी चाहिए। हार्डवेयर क्या होगा? हमारे हार्डवेयर होंगे जैसे नेटवर्क अडाप्टर कार्ड हो गए, सर्वर्स में रैम हो गया, सीपीयू हो गया, बोर्ड लगा होगा, उसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस लगी होंगी, डिस्प्ले दिख रहा होगा हमारा। लेकिन ये सारी चीजें अगर मैं इसमें से कुछ भी हटा दूं तो उसमें से जैसे मान लीजिए रैम है, सीपीयू, स्टोरेज है, तो भाई आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो कहाँ होंगे, उनकी फाइल्स कहाँ सेव होंगी? तो एक दूसरे के ऊपर सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो हमको दोनों की रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की भी, तभी हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम रन करता है। दैट्स वाई इसने बोला है लास्ट में कि दियर इंप्लीमेंटेशन में भी इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर कॉम्बिनेशंस। दोनों चीज कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब जो वर्चुअल मशीन्स है वो जो प्रोवाइडेड एडब्ल्यूएस जिसको प्रोवाइड करता है वो स्केलेबल होते हैं, मतलब कैपेसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कुछ फिक्स कैपेसिटी नहीं है। आप पहले क्रिएट करोगे, बाद में आपको इसकी कैपेसिटी घटाना बढ़ाना है तो आप आसानी से घटा सकते हो। ऑन डिमांड मतलब पैसे आपको ऑन डिमांड देने हैं। अगर 1 घंटे आपने मशीन यूज किया, 2 घंटे मशीन यूज किया, 3 घंटे यूज किया, तो आपको पैसे उतने ही देना है। रिच टूल किट का मतलब इसके अंदर a lot of software is a lot of tools install ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन होस्टिंग एनवायरनमेंट, तो इस वर्चुअल मशीन पे आप कुछ भी होस्ट कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मैं जस्ट एक फिगर ओपन करता हूं, फिगर बनाता हूं। डेटा सेंटर्स में क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ये एजोर वर्चुअल मशीन्स का, एजोर का डेटा सेंटर्स है। एजोर का डेटा सेंटर्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, रैक्स बने होते हैं, जैसे आपको ढेर सारी चीजें रखनी होती है, तो फिर ये कुछ ना कुछ उसका तरीका लगाते हैं फिर रखते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी रैम है, यहाँ पे सीपीयू है, और इसके बाद आपका हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क का सेक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें जरूरी है। मान लीजिए ये हमारे रैम हो गया इसका, ये इसका सीपीयू हो गया, और ये इसके अंदर की हार्ड डिस्क हो गई। ढेर सारे लगे होंगे वहां पे, क्योंकि आप ही कस्टमर नहीं हो, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये इसको भी बोल देते हैं, मैं ये सीपीयू हो गया, ये आपका रैम हो गया, और ये आपका हार्ड डिस्क है, जिसको डिस्क बोल सकते हो, सिर्फ हार्ड डिस्क ना कह के डिस्क बोल सकते हो। इसको यहाँ की लैंग्वेज में वर्चुअल डिस्क बोलते हैं। तो आप एक यूजर हो, आप एक यूजर हो, आपने क्या किया, इन डेटा सेंटर से एक मशीन की रिक्वेस्ट करोगे। तो जब मशीन की रिक्वेस्ट करोगे, उसकी एक कैपेसिटी, एक फॉर्म फिलअप करके भेजोगे, जिसमें डिटेल्स डालोगे आपको किस कैपेसिटी की मशीन चाहिए। तो क्या होगा, अब उसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, सीपीयू, रैम, डिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नेटवर्किंग तो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, विदाउट उसके नहीं क्रिएट होगा। तो क्या करेगा, ये इसी में से रिसोर्सेज उठाएगा आपके लिए, आपके लिए उठाएगा जो भी कैपेसिटी आपने, वहां से आपको सीपीयू लोकेट कर देगा, रैम के सेक्शन से आपको एक रैम एलोकेट कर देगा। जस्ट 1 मिनट, रैम वाले सेक्शन से सपोज करो ये रैम आपने उससे रिक्वेस्ट कर दी, वहां से आपको रैम एलोकेट कर देगा, और यहां से आपने कुछ डिस्क की डिमांड की थी, वो डिस्क एलोकेट कर देगा। तो हमने सपोज करो डिमांड की थी एक सर्वर की, जिसमें 2 vCPU vCPU 4 GB रैम, और अगर मैं हार्ड डिस्क की बात कर लूं तो 500 GB डिस्क, ये रिक्वायरमेंट आपकी थी। तो यहां से ये चीजें आपको एलोकेट हो जाती हैं और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपने देखा ये बोल रहा है ऑन डिमांड प्राइस, कैसे ये आपकी प्राइस को ऑन डिमांड कर देता है, इसको भी समझते हैं। मैं आपसे पूछूं
क्या आपका सर आपकी मशीन्स में रैम और सीपीयू के रैम और सीपीयू में डेटा कब होता है विजय? क्या रैम आपकी अगर स्टॉप कंडीशन में है, सीपीयू स्टॉप कंडीशन में, मशीन रन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई डेटा सीपीयू रैम में होता है? हाँ, सीपीयू रैम में होता है। नो सर, आपके लैपटॉप में जब भी जो वर्क होता है, जो मशीन से आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप आपके सामने जो दिख रहा है, इसकी हम्म, क्वालिटी को समझोगे तो आप जब मशीन्स को, जब लैपटॉप को स्टार्ट करते हो और जब तक मशीन रन कर रही होती है, उसी टाइम तक आपके रैम और सीपीयू में डेटा होता है। आपका एग्जैक्ट डेटा हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। जो आपके अंदर लगी होती है सी डी ई एफ ड्राइव, डेटा वहां पे जाके सेव होता है। मशीन्स में जो आपकी ओएस लगी होती है, जब उसको स्टार्ट करते हो, इस ओएस में बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं जो ओएस से रिलेटेड होते हैं। वो एक एक चीज को उठाते हैं, जिन जो डेटा सीपीयू में लाना होगा, या फिर जो भी सीपीयू में कैलकुलेशन करनी होगी, जो प्रोसेस करना होगा, या फिर जो भी रैम में डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके हार्ड डिस्क से ही उठा उठा के लाते हैं और उन पे वर्क करते हैं। तो आपके रैम और सीपीयू में जो डेटा होता है, वो रन टाइम मशीन में, जितनी टाइम आपका लैपटॉप रन करता है उतनी टाइम ही होता है। आपका एग्जैक्ट डेटा जब आप स्टॉप कर देते हो, तो वो डेटा कहां जाके सेव हो जाता है? आपके डिस्क में। तो ऑन डिमांड प्राइस बोल रहा है कि भैया ये आपका ऑन डिमांड प्राइस देता है। ऑन डिमांड प्राइस जब समझते हो ना कि जितना आप यूज करोगे, मैं अगर 1 घंटा यूज किया हूं या मशीन को 2 घंटे चलाया हूं या 4 घंटे चलाया हूं, तो हमको उतने ही घंटे के पैसे देने हैं, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने हैं। ओला उबर में क्या हो रहा है आपको? क्या आपको मशीन पूरे ढेर सारे पैसे देने पड़ रहे हैं उसको? आप जितना घंटे यूज करते हो, जो आपके ड्राइव थे, उतने ही तो पैसे दे रहे हो विजय। तो क्या सही है। वो कार आपकी नहीं है ना? वो कार फुल्ली तरीके से आपको एलोकेट भी नहीं हुई है कि हुई है? अरे उस बंदे नहीं को तो नहीं, कल, उस बंदे को कल दूसरा व्यक्ति भी अगर एक्सेस का, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आपने आपकी बुकिंग के बाद कोई दूसरा भी उसको बुक करेगा, तो उसको भी लेकर जाएगा। वो जाएगा कि नहीं जाएगा? एग्जैक्टली। तो आपका जो ये टेक्नोलॉजी बनाएगी क्लाउड पे ना, क्योंकि रैम सीपीयू का ही मेन, आपके आपके लैपटॉप में सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या चीज लगी है आपकी? उसकी मदरबोर्ड लगी है कि नहीं लगी है? मदरबोर्ड एग्जैक्टली। के अंदर हमारी चिप होती है, जैसे कि हमारा उसमें जो भी प्रोसेसर की सर्किट डिजाइन किया हो गया हो, सीपीयू प्रोसेसर की वो पड़ा होगा, उसी में आपका आपका रैम लगे होंगे। तो आपका मेन मेन यूनिट जो मदरबोर्ड है। तो तो क्या, और मदरबोर्ड के सीपीयू और रैम की क्या फंक्शनलिटी है भैया कि जितनी टाइम वो रन कर रही है उतनी टाइम उसके अंदर डेटा रहेगा और उसके बाद रहेगा डेटा नहीं। तो जब आप मशीन को स्टॉप कर देते हो, तो वो मशीन से जो आपके पास सीपीयू एलोकेट हुए थे, ये डेटा सेंटर्स में, ये डेटा सेंटर्स में सीपीयू एलोकेट हुए थे या रैम एलोकेट हुआ था, ये इनको वापस चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। और जो आपने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, एक फ्लैग मेंटेन कर लेता है कि कल को आप दोबारा ऑन करोगे तो उसी टाइप की मशीन इसको फिर से आपको एलोकेट करके देनी होगी। तो आपका ये जो डिटेल्स होता है, ये सेव करके रखता है अपने किसी फ्लैग में। एग्जैक्टली वो कैसे सेव करते हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर, किसी फ्लैग में वैल्यू सेव करते हैं। जब दोबारा से आप जाओगे इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए, इसी कैपेसिटी की मशीन यहाँ से सीपीयू फिर से लोकेट हो जाएगा, रैम फिर से लोकेट हो जाएगा, डेटा आपका डिस्क में ऑलरेडी पड़ा रहता है, वहीं से उठ के आएगा, आपको फिर से वही मशीन मिल जाती है। और आपको लगता है कि आपने जिस हार्डवेयर पे मशीन रन कर रहे थे उसी हार्डवेयर पे रन कर रहा है। ऑन डिमांड पे, या फिर जो शेयर्ड टेक्नोलॉजी क्लाउड में दी गई है, ये शेयर्ड टेक्नोलॉजी है। एक ही हार्डवेयर को कई सारे लोग यूज करते हैं, जहां पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जब सीपीयू रैम आपका स्टॉप कंडीशन में चले जाते हैं, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो किसी और को भी एलोकेट हो सकते हैं। सेम तरीके से जैसे आपने एक ओला उबर बुक कर लिया, जब तक वो रन कर रहा है तब तक वो कोई बुकिंग नहीं लेगा, लेकिन जब आपने स्टॉप कर दिया, अपने ऑफिस के अंदर चले गए, फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा, कोई दूसरा बंदा बुक करेगा तो उसकी बुकिंग ले लेगा। सेम कॉन्सेप्ट, इसको समझ के सब विजय ओके। क्लियर है हाँ अभी? जी, हाँ जी। हाँ अभिनव, जी। आपका कोई क्वेश्चंस? सेम इसी नहीं, का क्लियर है। कॉन्सेप्ट है सर। हाँ अभिनव, क्लियर है अनिरुद्ध, यहाँ तक क्लियर। ओके। तो ये होता है, मैं जो इसलिए मैंने इसको बताया बनाया, क्योंकि यहाँ पे ऑन डिमांड, और इसमें कंट्रोल फुल्ली आपका रहेगा। जैसे आप लैपटॉप का फुल्ली तरीके से कंट्रोल करते हो कि भैया जब मशीन्स खरीदने जाते हो, तो डिपेंड करता है आप मैक ओएस लेना चाहते हो, आप विंडोज लेना चाहते हो, आप लिनक्स बेस, और विंडोज में भी कौन सा लेने चाहते हो फ्लेवर, विंडोज का, लिनक्स का कौन सा लेना चाहते हो, मैक ओएस का कौन सा लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लैपटॉप हार्डवेयर परचेज करने चाहते हो, तब भी यहाँ पर भी कंट्रोल्स आपके हाथ में होंगे। ओएस जो भी डिप्लॉय करोगे, वो ओएस इसके अंदर जो इंस्टॉल होंगी, ये तो हार्डवेयर हमने बताया, ओएस भी आपसे पूछेगा।
तो ओएस जो इस मशीन के अंदर इंस्टॉल होने वाली है वो भी आप डिसाइड करते हो। तो मतलब कंट्रोल्स आपके फुल्ली आपके हाथ में रहेंगे, और जो कुछ भी जब इसके अंदर इंस्टॉल होगा, जो भी आपने इसमें डिटेल्स डाल रखे हैं, उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो कुछ भी इसके अंदर इंस्टॉल होगा उस पर फुल्ली कंट्रोल्स आपका रहेगा। उसमें सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल होंगे वो भी फुल्ली कंट्रोल्स में रहेंगे आपके, और आप कुछ भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी डिलीट भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट के लिए इसको परचेज करने जा रहे हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो ये वही चीज बता रहा था। आगे आते हैं और चीजों के बारे में बातें करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एजोर वर्चुअल मशीन्स, इजी डेवलपमेंट एंड टेस्ट, बहुत आसान है। 5 मिनट के अंदर एक बड़ी सी मशीन, छोटी सी मशीन, जिस भी कैपेसिटी की मशीन आप चाहते हो बहुत फास्टली डिप्लॉय हो जाएगा। एजिलिटी एंड स्किल्स, स्केलेबल है, इसकी कैपेसिटी को आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बस घटाने बढ़ाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रनिंग कंडीशन में होगा तब नहीं घटेगा। अब दोबारा मान लीजिए मशीन हमको लॉन्च करना है, इस फिगर को जो मैंने आपको बताया, अब इसी में से दोबारा लॉन्च करना है और मैं इस कैपेसिटी की नहीं जानता, तो मैं जाऊँ मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। पहले रनिंग मशीन आपको इसकी साइज को नहीं घटा बढ़ा सकते हो, मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। आप जाओगे मशीन की कैपेसिटी को चेंज कर दोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, तो इस बार आपने फ्लैग में वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके जब चेंज करोगे। अब इस बार आपका 2 VCPU के अलावा जो कुछ भी आपने मेंशन करा होगा 4 8 उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक स्टार्ट स्टॉप की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। इनहैंस्ड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल होती हैं, और ये केवल एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए बनाई गई हैं। कोई इसेंशियल विंडोज नहीं बनाया गया है यूज के लिए, जैसे विंडोज 10 विंडोज 11 जो आप लोग यूज करते हैं, इसको सर्वर में ले जाके यूज करोगे तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इनहेंस्ड परफॉर्मेंस है वो सारी चीजें इंटीग्रेटेड, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो एजोर या फिर AWS जहां पर भी आप डिप्लॉय करने जा रहे हो तो वो चीजें, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है। फॉर्म फिलअप करने का तरीका दूसरा हो जाता है, उसका नेमिंग कन्वेंशन दूसरा हो जाता है, दैट्स इट। बाकी काम दोनों एक ही करने वाले हैं। पे एज यू गो प्राइसिंग मैंने बता दिया क्यों पे एज यू गो प्राइसिंग है। एक्सटेंडेड डेटा सेंटर्स, आप एक डेटा सेंटर्स नहीं मल्टीपल डेटा सेंटर्स में मशीन्स को लॉन्च कर सकते हो, और मान लीजिए इस डेटा सेंटर्स में आप रन कर रहे हो, आपको किसी और दूसरे डेटा सेंटर्स में ले जाके रन करना है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका होता है डिजास्टर रिकवरी। डिस्क वगैरह के लिए यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको वो सारे ऑप्शंस अगर आपने इनेबल कर रखे हैं तो आप डिजास्टर रिकवरी भी कर सकते हो यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? विजय, अभिनव? नहीं अभी तक तो नहीं। ओके, अब जब एक हार्डवेयर आप एलोकेट कर लेते हो, अब जब आप मशीन परचेज करने जाते हो तो पहले देखते हो कि आपको क्या लेना है। पहले आप देखते हो कि मुझे भैया इतने सीपीयू, इतने जीबी रैम, इतना डिस्क लेना है, पहले वो डिसाइड करते हो। फिर आपको वहाँ उसके सॉफ्टवेयर का भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है, हालांकि उसको आप चेंज नहीं करोगे, जो वो वहाँ से कंपनी दे रही है आपको वही आपको लेना पड़ेगा। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर भी इंस्टॉल करते हो, बट ये यहाँ पर इस कंपनी ने अलग पर्पस के लिए बनाया है। वो इसेंशियल विंडोज होती हैं जो आप समझते हो कि वो जो विंडोज होती है या फिर लिनक्स मशीन्स होती हैं जो आप लोग अपने यूज केसेस के लिए यूज करते हो, तो वो किस लिए होती है बेसिकली? वो आपके पर्सनल यूज या फिर जो कंपनी वगैरह यूज करते हैं उनके यूज के लिए बनाया गया, वो किसी सर्वर के लिए नहीं बनाया गया। सर्वर के लिए अलग से विंडोज आते हैं जिसको बोलते हैं विंडोज 2012, 2016, 2019, 2022, 2023 तक की विंडोज आ चुकी हैं। जैसे आपका विंडोज 8, 9, विंडोज 7, 8, 10, 11 इस तरह से विंडोज है, वो आपके पर्सनल यूज या पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के लिए आए। लेकिन जहां पर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस रन करती हैं विंडोज के लिए, उसके लिए विंडोज 2012, पहले 2008 था, फिर 2012 आया, 2012 के बाद 16 आया, 16 के बाद 19 आया है, 19 के बाद 22 और 23 भी आ चुके हैं। अभी जब मैं क्रिएट करूंगा तो आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो किसी हार्डवेयर पे रन करता है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए मैं आपको जो लोग इस कोर्स को करने आते हैं तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ भैया बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप एप्लीकेशंस वगैरह को रन करते हो, जहां आप अपने काम करते हो। क्या आपके लैपटॉप से अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल मार दूं, क्या आप कोई काम कर पाओगे? नो नो। नहीं कर पाओगे ना? नहीं।
इसलिए आपका जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो डिपेंडेंसीज होती हैं मशीन्स की। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको, जिन लोगों को भी, चाहे विजय जी आपको, चाहे विनोद जी आपको, अगर बेसिक चीजें नहीं बताया तो उन बेसिक चीजों को समझने के लिए इसलिए बोलता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, अब ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कहीं पर मैं लेकर सीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम ले आया, तब भी वो मेरे किसी काम की नहीं है ना। किसी काम की है क्या मेरे सीडी या डिस्क में, या जो भी हमने पेन ड्राइव है उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेके घूम रहा हूँ, क्या किसी काम की है वो? वो नहीं। तो वो तो जब मैं किसी लैपटॉप में, किसी हार्डवेयर में उसको इंस्टॉल करूंगा तब भी उस पर काम कर सकता हूँ ना। दोनों चीज चाहिए मुझे भैया, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तभी हम किसी लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। नीचे आते हैं। वर्चुअल मशीन से कंपोनेंट्स में मैंने बताया डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि आपका, और नहीं यहाँ पे डिस्क आपके लिए, ये जो डिस्क एलोकेट होती है ना, ये डिस्क नहीं आपके लिए, ये डिस्क नहीं किसी को जाती है, ये डिस्क डेडिकेटेड आपके लिए होता है, ये किसी और को एलोकेट नहीं होगी। आपने 500 जीबी का यहाँ पे ले रखा है तो 500 जीबी आपका यही रहेगा, क्योंकि सीपीयू रैम जो भी काम करेगा वो डिस्क में जाके सेव करेंगे। जब दोबारा आप ऑन करोगे ना, वो डेटा डिस्क से ही उठ के आएगा। ठीक है, तो डिस्क हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड होती है। तो डिस्क के पैसे आपको हमेशा देने पड़ते हैं, उसकी कॉस्टिंग नॉर्मल होती है। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सर्वर में रैम और सीपीयू को रखा, डिस्क अलग कर दिया जिसको हार्ड डिस्क में रखा है या इसको स्टोरेज पार्ट में रखा है। इसमें क्या होता है, आप जो कुछ भी प्राइस होता है उस डिस्क की, ये सर्वर से बहुत बहुत कम प्राइस लगती है, बहुत नॉर्मल प्राइस लगती है जो आपको देना होता है। ठीक है, और इन्हीं डिस्क में इमेज जो होती है इंस्टॉल होती है। अब मैं यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इमेज क्या होता है? इमेज होता है, इट इज ए टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू एज्योर वर्चुअल मशीन। आपने लैपटॉप को, अपने किसी लैपटॉप में या किसी डेस्कटॉप में क्या कभी ओएस इंस्टॉल किया है विजय? हाँ मैंने भी किया है ना, अपनी विंडोज की है। तो कैसे इंस्टॉल किया आपने? मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन परचेज करके डाउनलोड करके इंस्टॉल डाउनलोड करा किया उसको। होगा, उसके अंदर इंस्टॉल किया होगा, उसको किसी पेनड्राइव में डाला होगा ना, पहले बूट होने के लिए बूट फाइल्स बनाई होगी ना। हाँ वो तो पूरा मतलब मैकबुक में डाउनलोड करके फिर उसमें पेन ड्राइव लगा के रन करा उसको। हाँ, फिर उसमें आपने क्या करा, उस पेन ड्राइव के अंदर उसको लगा के बूटेबल बनाया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अपने लैपटॉप जिसमें इंस्टॉल किया होगा उसमें डाल के फिर इंस्टॉल किया होगा, ऐसा ही किया होगा ना। हाँ जी। तो वो जो पेन ड्राइव जब आपने उसको बूटेबल बनाया ना, तो उसके अंदर क्या किया, उस बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर आपने क्या क्या की, उस ओएस से रिलेटेड जो भी इंस्टॉल करने जा रहे थे, चाहे वो विंडोज था या फिर मे भी हो सकता है लिनक्स भी हो सकता है, या फिर और कोई विंडोज हो सकती है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, उसको क्या किया आपने, आपने उस पेन ड्राइव के अंदर डाला, उसको बूटेबल बनाया, फिर आपने हार्ड डिस्क में डाला, जहां पर भी आपने लैपटॉप में जिसमें भी इंस्टॉल करना उसमें से डाला, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल किया उसके अंदर। ये प्रोसेस आपने फॉलो किया। एग्जैक्टली। तो जो इमेज होता है ना, सेम ये चीज होता है। अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होने वाला है, तो वर्चुअल मशीन में क्या होगा, आपके लिए तो हार्डवेयर तो आपको दिख नहीं रही है चीजें, आपको सब कुछ वर्चुअल में दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, इमेज क्या होता है, वो भी जैसे आपने जो बताया ना, वही एक वो भी एक ओएस टेम्पलेट होता है। उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ लाइक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ ओएस से रिलेटेड पूरे ओएस रहेगी, उसके अलावा उसके अंदर नोटपैड या फिर इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होंगे, वो भी उस आपने जब विंडोज इंस्टॉल करते हो उसके अंदर नोटपैड या फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैक सारी चीजें मिल जाती है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो इमेज आप परचेज करोगे मार्केट से, जैसे आपको मैं आपके आप वर्चुअल में आपको लेकर आता हूँ, जैसे आप मोबाइल में जैसे लाइक एज आप जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, कोई कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन आप उसमें इंस्टॉल करते हो, तो प्ले स्टोर से जाते हो, वहां से इंस्टॉल कर लेते हो, जाते हो कि नहीं? आप थोड़ा डेवलप करते हो, या आप ऐसे जाके कहीं से डाउनलोड नहीं कर लेते ना उसको, प्ले स्टोर से जाते हैं फिर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। तो प्ले स्टोर एक मार्केट प्लेस बन गया ना, जो भी अपना ऐप डेवलपमेंट कर रहा है वहीं पर ले जाके स्टोर कर रहा है उसको। या फिर प्ले स्टोर के अलावा भी और है एक दो, जैसे मैक के लिए मैक का अपना स्टोर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के कोई है जहां पे अलग अलग लोगों ने अपने स्टोर बना रखे हैं। तो इसी तरीके से जो ओएस होती है ना, जितने भी, चाहे एडब्ल्यूएस यूज कर रहा है, चाहे एजोर, चाहे ओरेकल, जो है इन लोगों ने अपने मार्केट प्लेस बना रखे हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के पैकेज के अकॉर्डिंग इन्होंने टेम्पलेट्स बना रखे हैं जिसको इमेज बोलते हैं।
आपको क्या क्या करना है, आपके यूज के अकॉर्डिंग उस इमेज को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2016 चाहिए, तो आपको जाना है वहां पे 2016 मिलेगा, आपको 2016 सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल कर लेना है। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई लिनक्स मशीन चाहिए, सपोज करो आपको एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है उबुंटू मशीन इंस्टॉल करो, उबुंटू एक फ्लेवर है लिनक्स का, उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जाना है मार्केट प्लेस, सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अभी दिखाएंगे, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाएंगे और तो इमेज जो है वो इमेज इट इज ए टेम्पलेट, इट इज टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब एक बार जब इंस्टॉल किया होगा आपने लैपटॉप में, तो उसके बाद वो फाइल्स कहां जाके सेव हो गई होंगी, डिस्क में सेव हुआ होगा ना, अपने जो डिस्क उसमें सी ड्राइव में जाके सेव हुआ होगा सारी फाइल्स, होगा कि हाँ नहीं? जी, फिर आपने एग्जैक्टली। फिर आपने पेन ड्राइव निकाल लिया होगा। अब दोबारा से जब आप ऑन करते होंगे सिस्टम को, तो नॉर्मली आपका सब कुछ चल रहा होगा, सेम वही चीज यहां पर फॉलो होता है सर। ठीक है, तो जो अब यहां पर क्या होता है, जैसे अब मैं इस फिगर की बात करूं, मैं इसमें से एक चीज और ऐड कर देता हूं। अब यहां से यहां पर सपोज कर लो ये कि यहां पे एक मार्केट प्लेस रहेगा, ये एजोर ने मार्केट प्लेस बना रखा है। एजोर ने अपने मार्केट प्लेस बना रखा है। जब आपने हार्डवेयर ले लिया, तो ये आपसे पूछेगा भैया कौन सी ओएस आपको इंस्टॉल करनी है उसमें से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ओएस को बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उस मार्केट प्लेस से ये आपको ओएस भी दे देगा। और इस मार्केट प्लेस में क्या होता है, डिफरेंट मल्टीपल ओएस रहती हैं, मल्टीपल ओएस सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर और भी चीजें रहती हैं। पालो अल्टो की डिवाइस, जो भी इंडस्ट्री लेवल पे जो भी चीजें होती हैं, जो भी मशीन्स यूज की जाती हैं, पालो अल्टो, जी स्केलर, इसके अलावा आपका उबुंटू, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एजोर नहीं देता है, सिर्फ एडब्ल्यूएस देता है। आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एजोर में नहीं मिलेगा, आपको विंडोज, उबुंटू या फिर आप पालो अल्टो, जी स्केलर, ओपन वीपीएन, अलग अलग और सॉफ्टवेयर आते हैं जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं। वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई पैकेज चाहिए आपको, वो सारी भी चीजें आपको इसके अंदर मिली, मार्केट प्लेस में मिलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे ये डिसाइड कौन करता है कि भैया कौन सी इमेज इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि मल्टीपल मिलेगी आपको ना, ये आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करती है ये कौन सा, क्योंकि उनको पता होगा ना कि किस पे उनकी एप्लीकेशन रन करने वाली है, विंडो चाहिए, उबुंटू चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, आते हैं नीचे जाते हैं। वर्चुअल नेटवर्क किसके अकॉर्डिंग चाहिए, अब डिस्क हो गया आपके, अब अपने अपने आपके लैपटॉप को अगर इंटरनेट पे कनेक्ट करना है, इंटरनेट से कुछ एक्सेस करना है, तो क्या करते हो आप उसको, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो कि नहीं कनेक्ट करते हो? कनेक्ट करते हैं। तो वो नेटवर्किंग यहाँ पर, अब क्योंकि आपको यहाँ पर हार्डवेयर कुछ भी नहीं दिखेगा, तो वो नेटवर्किंग है, उसी तरीके नेटवर्क आपका होता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। इसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, या आपकी मशीन को भी कोई इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है, दोनों चीजें होती हैं। इंटरनेट के थ्रू आपकी मशीन भी कोई एक्सेस करता है, किसी और मशीन को आप भी एक्सेस करते हो, जैसे गूगल वगैरह को एक्सेस करते हो, यूट्यूब वगैरह आप प्ले करते हो, फेसबुक वगैरह चलाते हो, तो आप किसी दूसरे सर्वर पे एक्सेस करके, आपको एप्लीकेशन कहीं और होस्ट है, आप अपने मोबाइल से यूज कर रहे हो, और यहाँ पर क्या होगा, आप अपनी एप्लीकेशंस को इस पे होस्ट करोगे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो आपकी मशीन्स को यूज कर रहा होगा। ठीक है, जो भी इसमें इंस्टॉल चीज करोगे आप। अवेलेबिलिटी सेट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बना सकते हो। तो अब आ जाता है हाउ डू आई क्रिएट माई फर्स्ट वर्चुअल मशीन। तो चलते हैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उसको रिमोटली एक्सेस करके हम देखेंगे। जस्ट 1 मिनट।
करते जा रहे हैं ना, यमुना वाला छोटा है भाई, आगरा एक्सप्रेस से बड़ा है उससे। यमुना वाला इधर, लखनऊ वाला, आगरा वाला दूसरा है। पता करो फिर से जाके। ओके, तो चलते हैं, हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन्स। तो आपको अपने एजोर अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ होम पे आओगे तो आपको कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको आना है वर्चुअल मशीन पर, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सेक्शन में यहाँ पर मिलेगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो वर्चुअल मशीन, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा क्रिएट के, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शंस मिलेगा। एजोर वर्चुअल मशीन्स पे जाओगे, यहाँ पे एजोर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे। एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है? एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। वर्चुअल मशीन की नहीं बात कर रहे हो? हाँ, वो वैसे पूछ रहा हूँ, किसी ने पूछा मेरे से तो, कि एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है। हाँ नहीं, एक इसके अलावा एक ना एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप भी होता है काम करने के लिए। जैसे आपका लैपटॉप, आपकी कंपनी आपको लैपटॉप नहीं देती है काम करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरीके से कुछ ऐसे चीजें बना दी जाती हैं और उसमें मल्टीपल लोगों को एक्सेस दिया जाता है। एक तो यहाँ पे होता है ना सर्वर, जो ये क्रिएट करने जाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन होस्ट होता है। मतलब यहाँ पर आप इसेंशियल डेली टू डेली रूटीन्स के लिए नहीं बनाया गया है ये। ठीक है, डेली टू डेली रूटीन करने लगोगे तो ये स्लो देगा आपको। जैसे मान लीजिए जिस 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 मशीन को जिस पर्पस के लिए बनाएगा, आप उस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे होगे, तो आपको कुछ डिफरेंट चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अगर लेकिन मैंने जिस पर्पस के लिए बना रखा है वही काम करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो डेस्कटॉप बनाया गया है किसी दूसरे पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बारे में आपको बता दूंगा, ये आपके कोर्स कंटेंट में नहीं रखा गया है, वो किसी और कोर्स कंटेंट में है। आपको डेस्कटॉप, दो चीजें होती हैं, ये मैंने भी वर्क स्पेसेस बोलते हैं AWS में, यहाँ पर इसको बोलते हैं एजोर डेस्कटॉप। और जो आप क्रिएट करने जा रहे हो ये एजोर वर्चुअल मशीन है। ठीक है, वो किसी सोल्यूशंस को, किसी जंप सर्वर या इस तरह की चीजों को, बहुत सारे केसेस होते हैं उसको बनाने के लिए, तो डिपेंड करता है किस सॉल्यूशंस के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो मॉडल का। ठीक है, और मुझे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है आपका, अब उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज बनेंगे, उसमें आपका लाइकेज आपका स्टोरेज भी बनेगा, उसमें कुछ और वर्चुअल नेटवर्किंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनेंगे और भी सारी चीजें बनेंगी। तो आप क्या कर सकते हो ना, एक एप्लीकेशन को, जैसे आपका घर पे चीजें रखी होती है, ग्रुप में रखी होती है ना, ताकि आप उसको आसानी से कैच कर सको। आप इसको ढूंढना हो तो आप सर्च करना हो तो बहुत आसानी से आप जाके सर्च कर सको। होता है कि नहीं होता है? कुछ चीजों को ग्रुप कर देते हो ना, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते हो तो क्या होता है, मैथमेटिक्स जितनी भी बुक्स होती है क्या ग्रुप में रख लेते हो। अब एक साथ सब कुछ रखिए जाएगा तो प्रॉब्लम्स होगी ना। तो ग्रुप करने के लिए अब ये एक लॉजिकल ग्रुप होता है जिसमें आप ना रिसोर्स को एक साथ, कई सारे रिसोर्स को रखते हो। और रिसोर्स ग्रुप जो होता है ना, अब इसके बेसिस पे उसको किसी को एक्सेस देना हुआ, या इसके अंदर कोई रिसोर्स क्रिएट करना हुआ, या फिर उस रिसोर्स ग्रुप या पर्टिकुलर उस एप्लीकेशंस में कितनी बिलिंग आई है, कितने रिसोर्स में क्रिएट किए होंगे, तो वो क्या होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। दैट्स वाई एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, आप एक ही क्रिएट करो, उसमें सारे आप एक रूम बना लो, उस रूम के अंदर कुछ भी ले जाके डाल दो, या फिर इस रूम को क्या करो, अच्छे से बना लो, उसमें रैक वाइज चीजें भर दो, तो एक अच्छा लगेगा ना, किस तरीके से चीजें बना रहे हो। तो इसी तरीके से रिसोर्स ग्रुप आपका एक लॉजिकल ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे जो आई लिखा होता है उस पर क्लिक करोगे, रिसोर्स ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट शेयर्स द सेम लाइफ साइकिल्स, परमिशंस एंड पॉलिसीज। कल को क्या होगा, आप एक्सेस भी दोगे इनपे पॉलिसीज लगेंगी, परमिशंस लगेंगी, तो आप इसमें सेम पॉलिसी एंड परमिशंस अप्लाई कर सकते हो, जो उस ग्रुप में अवेलेबल सारे रिसोर्स पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम दे देता हूँ माई आरजी। एक हमने इसका नेम दे दिया। अब एक वर्चुअल मशीन का नेम दे दो और उसका भी मैं नेम देता हूँ माई वीएम। अब आपको याद होगा मैंने आपको डेटा सेंटर्स बताया था और रीजन बताया था। रीजन ये है आपका, ठीक है। डेटा सेंटर्स यहां पे अगर अवेलेबिलिटी जोन आप सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा जोन 1, जोन 2, जोन 3 जो डेटा सेंटर्स हैं।
अवेलेबिलिटी सेट हमने आपको बताया था कैसे बनते हैं, अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला था कि जहां पर सिंगल डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर जरूरी होता है अवेलेबिलिटी सेट बनाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर तो क्लियर। मैं मोस्टली ईस्ट यूएस रीजन यूज करूंगा पूरे प्रैक्टिकल में, ठीक है। और उसमें मैंने जोन 1 में डाल रखा है कि भैया इस मशीन को जोन 1 में बना दो, या फिर आप चाहो कोई नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी कर दोगे तो वो किसी भी जोन में ले लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जोन पे आपके आके सिलेक्ट करोगे तो आपको जोन यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि मैंने जोन 1 में क्रिएट करना है इस मशीन को। चले आओ नीचे, सिक्योरिटी टाइप पे जो आओगे आप, यहाँ पे आप क्या कर रखो, स्टैंडर्ड ही रखो। यहाँ पे स्टैंडर्ड रखो, बेसिक लेवल, क्योंकि आप वाले में भी स्टैंडर्ड आएगा, इसके बाद वाला ये पेड होती है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड रखना। ठीक है, नीचे आना, ये देखो इमेज पूछ रहा है जो मैं आपको बोला था मार्केट प्लेस से मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर उबुंटू, विंडोज, देख रहे हो ना, सर्वर ढेर सारे लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी इसमें सी ऑल इमेजेस पे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे कितने टाइप्स के सर्वर रखे हैं, कितने टाइप की इमेज बना के रखी है, सॉरी सर्वर ने इमेज बना के रखी है। देख रहे हो, अलग अलग सेंटोस, उबुंटू डेस्कटॉप, उबुंटू मिनिमल, अलग 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 चीजें दे रखी है, अलग अलग पर्पस के लिए। इसको आप डिसाइड नहीं करते हो, इसको डिसाइड कौन करेगा, जिसकी एप्लीकेशंस जा रही होगी इंस्टॉल होने उस पे, क्योंकि एप्लीकेशंस ओनर को पता होता है उसकी एप्लीकेशंस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रॉपर रन करेंगी। आपसे बोलूं तो आपने कुछ डेवलप भी नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, तो कहां पे जाके इंस्टॉल कर दोगे, है कि नहीं? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस, जो भी एप्लीकेशन आप जा रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, वो कहां जा रहे हो इंस्टॉल करने के लिए, किस पर्पस के लिए जा रहे हो इंस्टॉल करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं विंडोज 2016 बनाऊंगा, इसको मैं कैंसिल करता हूं, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे विंडोज 2016 दिख जाएगा। यहाँ पर देखो डेटा सेंटर 2016 दिख रहा होगा, ये देख रहे हो, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सपोज करो किसी ने बोला मेरे को ये बनाने के लिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब ये सिलेक्ट कर लोगे तो नीचे आ जाओ। अब इसका साइज बोलेगा, हमने बोला ना कि आपको बताना पड़ेगा भैया आपको किस साइज का चाहिए, मशीन किस साइज की चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर आपका साइज दिख रहा है, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स बताओगे, उसको रैम कितनी चाहिए, सीपी कितनी चाहिए, तो आपसे साइज पूछेगा। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ TS1V2, क्योंकि ये एक छोटा साइज है और विंडोज के लिए सही है। और कोशिश करो छोटा से छोटा सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट साइज अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे सी ऑल साइजेस पर जाओगे तो आप देखोगे आपको जनरल पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपको जनरल पर्पस है यहाँ पर। इसके अलावा आपको इसको सिलेक्ट करोगे डी सीरीज में, यहाँ पर देखोगे जनरल पर्पस। इसके बाद और नीचे जाओगे भी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज वगैरह भी आपको मिलेंगे, कॉन्फिडेंशियल कंप्यूट मिल रहा है आपको, ये भी जनरल पर्पस है, ये भी जनरल पर्पस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मशीन से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, अलग अलग सीरीज की, अलग अलग केस की, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड। अब आप बोल रहे होंगे कैसे मैं डिसाइड करूंगा इसमें स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड ये कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड, ये भी वही डिसाइड करेगा। उसको पता होगा कि उसका एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होगा इसके अंदर वो स्टोरेज को ज्यादा यूज करेगा तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड ले लेंगे। मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब रैम का ज्यादा यूज करेगा, उसमें रैम में सारा ढेर सारा डेटा आ रहा है तो हम उसको मेमोरी ऑप्टिमाइज दे देंगे। कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड हो गया जहां पर उसकी प्रोसेसिंग ढेर सारी होनी है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशनल प्रोसेस होने हैं, उसके लिए कंप्यूटर ऑप्टिमाइज दे देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आओ, इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट या उसको ये एक्सेस दे दोगे कि भाई जाके वो सारी चीजें देख सके, तो वो जाएगा और मार्केट प्लेस से ये सारी चीजें देख लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि क्या उसको चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जनरल पर्पस का DSV12 जिसमें ये वाला है आपका, ये सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वही सिलेक्ट किया हूं, यहाँ पे नीचे आओ, ये सिलेक्ट कर। ये सारा फ्री टायर है अमृत? नहीं, एक्चुअली ये 1 महीने का होता है। आपको इसमें फ्री टायर ऐसे नहीं मिलता है, इसमें पैसे मिल जाते हैं आपको। 15-16 हजार रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, आप उसमें ही लिमिट में यूज करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ेंगे।
Okay. ठीक है, क्लियर है? Yes, आप yes. इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इसका थोड़ा सा क्योंकि आप AWS, आपको AWS पता है, इसमें थोड़ा सा AWS से ना डिफरेंट है ये चीज। वहां पर 1 साल के लिए चीजें आपको फ्री देता है, यहाँ पर 1 महीने के लिए आपको देता है, और वो 1 महीने ही यूज करना है आपको। ठीक है, Okay. क्लियर है? Good. अब उसमें फ्री देने का तरीका है, अब उन्होंने दूसरे तरीके से दे रखा है, इन्होंने दूसरे तरीके से दे रखा है। यूजर नेम पासवर्ड किसके लिए बना रहे हैं हम? अब लॉगिन भी तो करना पड़ेगा मशीन में, तो इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करता है। अभिनव आपने उसमें क्रिएट किया था, उसमें की था, उसमें ये नहीं है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। इसी के तरह यूज करके विजय जी हम अपने मशीन्स को वर्चुअली एक्सेस करेंगे। तो अभी दे देते हैं इसको एजोर यूजर नेम, दे देते हैं इसको एजोर यूजर, और पासवर्ड डाल देते हैं QWERTY@12345। आप कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंगली, जो कुछ भी इसका स्टैंडर्ड है। एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मिनिमम 8 कैरेक्टर, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये इसकी लिमिट, इसका जो स्टैंडर्ड होता है इस पासवर्ड का होता है। हम पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, QWERTY@12345। ठीक है, यहां तक कोई ठीक है डाउट सर। किसी को? नहीं, चलो नहीं। नीचे आते हैं। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, जैसे यहां पर अभी RDP सिलेक्ट है, HTTP, HTTPS और SSH। एक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे हमारा वर्क करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर ये पोर्ट आपको समझ में आ जाएंगे क्या होता है। आपकी ये वर्चुअल मशीन है जो अभी लॉन्च करोगे। ये आपकी वर्चुअल मशीन है जो आप लॉन्च करोगे। आप यूजर हो, यहाँ पर बैठे हो। एक चीज पता है, आपकी मशीन किस फॉर्मेट को समझती है, किस लैंग्वेज को समझती है? जानते हो आप लोग? विजय, हाँ जी। मशीन्स किस लैंग्वेज को समझती है? क्या जो हम मशीन्स को जो हम इंग्लिश में जो चीजें हम लोग टाइप करते हैं, क्या मशीन इसको समझती है? वो तो प्रोग्रामिंग पे चलता है सर, प्रोग्राम होता है वो तो, हाँ लेकिन कोडिंग है। प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम का पर्पज क्या होता है? पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम है, जैसे विंडो है एक प्रोग्राम है, हम्म। उसके अंदर फिर एक प्रोग्राम है ऑफिस का, जैसे मुझे MS ऑफिस यूज करना है, वर्ड हाँ यूज हाँ हाँ करना है। हाँ हाँ, वो तो समझ गया अब सर। उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो भी अकॉर्डिंग यूज करना है हमको, वो उसके अकॉर्डिंग हमको चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो कैसे मशीन को पता चल जा रहा है कि ये बंदा यही चीज करने वाला है? प्रोग्राम लिखे गए, समझ में पर्टिकुलर आ गया, प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें लिख रही हैं, लेकिन मशीन क्या समझता है? कमांड देते हैं हम उसको, जैसे माउस एक तरह से हम जाके कहीं क्लिक करते हैं तो वो कमांड ही है ना, कि हमने वो तो ड्रैग कमांड, डाउन करना। हाँ तो वो तो आपको सामने जो लिखा हुआ लैंग्वेज, वो तो आपका लैंग्वेज जो है आपका, कह सकता हूँ तो मैं, आपका वो इंग्लिश में है अभी। मशीन तो आपकी इंग्लिश में चल रही है। हम्म। मशीन को थोड़ा पता है इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होता है। अब हिंदी में तो कुछ कमांड देते हो, उसको थोड़ा पता है हिंदी इंग्लिश क्या होता है, कि पता है उसको? आप नंबर सिस्टम जब पढ़ते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ते हो, प्रोसेसर जो उसके अंदर मशीन्स लगे होते हैं, मशीन्स 0-1 के फॉर्मेट को समझते हैं। बाइनरी समझ, बाइनरी नंबर सुना है? बाइनरी नंबर सिस्टम। हाँ जी। आपका जो मशीन्स होते हैं ना, वो 0-1 के फॉर्मेट को समझ, इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। ऑन ऑफ पे चलते हैं सिर्फ वो। इतनी बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है ना, सिर्फ ऑन ऑफ पे चलते हैं। प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करके देता है। बाइनरी नंबर सिस्टम पे कभी कुछ, सुना है इसके बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम? विजय जी, हाँ जी। हाँ जी। बाइनरी नंबर सिस्टम सुना है आपने ना? हाँ जी। हाँ जी। अब समझो चीजों को, मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, बीच में कौन काम करेगा? मैं ना हिंदी आप मुझे इंग्लिश में बोलोगे तो मैं इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा, और मैं हिंदी में आपको बोलूंगा तो हिंदी में नहीं समझ। अब क्या होगा? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस नहीं सर, बीच में कोई इंटरप्रेटर लगाते हैं ना, जैसे जो दूसरे लैंग्वेज के लोग नहीं समझते, बीच में एक इंटरप्रेटर होता है ना, जो दोनों को समझता है। हम्म। होता नहीं कि जैसे कि अब आपको मतलब कोई है, जैसे आप गए कि आपको चाइनीज नहीं समझ में आती है,
आपको हिंदी समझ में आती है, अब उसको समझना है आपको, तो क्या करते हो, या तो उसको ट्रांसलेट करते होगे, ट्रांसलेटर जानते होंगे ना, गूगल पे जाके अपना गूगल हाँ हाँ ट्रांसलेट ओपन करते एग्जैक्टली। हो, लैंग्वेज उठा के ट्रांसलेट करते हो। अगर किसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उस वाले बंदे को नहीं समझ में आ रहा, तो बीच में कोई बंदा ऐसा होगा जिसको चाइनीज भी आती होगी, हिंदी में आती होगा, तो आपकी चीजों को कन्वर्ट करके उसको बताता होगा, उसकी चीजों को कन्वर्ट करके उसको बताता होगा। एग्जैक्टली, सही सही, बिल्कुल तो जो सही। तो जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ओएस लेवल में, जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि आप जो समझते हो वो हिंदी समझते हो, मशीन जो समझती है वो अपनी लैंग्वेज को समझती है, जो ऑन ऑफ है, जिसको वो बाइनरी सिस्टम को समझती है। ठीक है, तो क्या होता है, उस बाइनरी सिस्टम को समझने के लिए कोड डिकोड करके जाना चाहिए ना उसको। हम्म। तो इसके अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर्स लगे होते हैं, जो आपकी जो आप बताते हो उसको डिकोड करके उसके अंदर जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर जो आप वर्क किए रहते हो, कैलकुलेशन होता है, फिर से वहां से निकल के आता है वो, फिर उसको डिकोडर क्या होता है, डिकोड करता है इंटरप्रेटर कंपाइलर, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। ये एक तरीके से ये कम्युनिकेशन चलता है। तो इसमें किसी मशीन को ये कैसे पता चलता है कि कोई बाहर से बंदा कुछ उसको एक्सेस कर रहा है, क्या चीज एग्जैक्टली चाहता है, क्योंकि मशीन में बहुत सारी चीजें हैं ना। आ- आपके लैपटॉप में कोई भी, जैसे कि मैं इस वर्चुअल मशीन की बात करूं, तो इस वर्चुअल मशीन में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई डेटाबेस भी इंस्टॉल होगा, ठीक है, इसको कोई आरडीपी भी सिलेक्ट करेगा, इसमें अलग अलग केसेस के और भी सॉफ्टवेयर होंगे जो लोग इसको एक्सेस करेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मुझे डेटाबेस मांग रहा है मुझसे, ये बंदा इसको वर्चुअली एक्सेस करने के लिए मांग रहा है, कैसे पता चलेगा उसको? कहीं ना कहीं कुछ तो जाना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये जो पोर्ट होते हैं सर ना, ये पोर्ट का बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट बना दिया गया है, पोर्ट सिस्टम। और आपको पता है ना कि नंबर सिस्टम में अगर आप बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है, सपोज करो आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, मैं बोलूं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं और भी जो नंबर सिस्टम बहुत डिफरेंट पार हो जाता है, बहुत ढेर सारे नंबर सिस्टम है, बेस 8 बेस 10 को 0 to 9 वाला जो होता है ना, इसको बेस 10 बोलते हैं, और 0 1 जो फॉर्मेट है इसको बेस 2 बोलते हैं, जिसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। अभी नेटवर्किंग में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसके अलावा बेस 8 होता है, बेस 12 होता है, हेक्साडेसिमल भी आपने सुना होगा, बेस 16 बोलते हैं उसको, सुना होगा नाम ना। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो एक बार नंबर सिस्टम आज जाके पढ़िएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने का, लेकिन नंबर सिस्टम होते हैं, अकॉर्डिंगली आपको क्या होता है ना, कम्युनिकेशन उससे स्टेब्लिश करने होते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हुआ करते थे, तो लिमिटेड रिसोर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना होता था मशीन्स को समझाने के लिए। अब चीजें बदल गई, कंप्यूटर स्मार्ट हो गए, कंपाइलर स्मार्ट हो गए, इंटरप्रेटर स्मार्ट हो गए, आधे से ज्यादा चीजें खुद ही समझ जाते हैं। अब तो आपकी बहुत ढेर सारी चीजें खुद ही समझ जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था ना। लेकिन शुरुआत में जब डेवलप की जाती है चीजें, तो वो तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से जाएंगी ना। तो जो कम्युनिकेशन आपका होता है, जो दो मशीन से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डिफॉल्ट पोर्ट बना दिया गया। जैसे कि अगर मुझे इस वर्चुअल मशीन को, ये जान लीजिए वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, इसके अंदर जो हमारी पड़ी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या पड़ा है, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। और मुझे ना रिमोटली इसको एक्सेस करना है, रिमोटली समझने हो ना कि इस पूरी मशीन को हमको रिमोटली एक्सेस करना है। ठीक मैं है। चाहता हूं कि मैं इसको रिक्वेस्ट करूं रिमोटली एक्सेस करने के लिए, रिमोटली एक्सेस करने के लिए, ठीक है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए। और क्या करे, ये मेरे को उसके अकॉर्डिंग उस पूरी मशीन को रिमोटली ही मेरे को दे दे, वॉट एवर द उसमें हार्ड डिस्क जो कुछ भी है रिमोटली मेरे को एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए पोर्ट बनाए गए, डिफॉल्ट पोर्ट उसको बोलते हैं। अभी अगर रिमोटली इसको करना है तो पोर्ट बनाए गए हैं, पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सपोज करो वो पोर्ट अभी आपके लिए 3389 है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक पोर्ट की रिक्वेस्ट भी जाती है, पोर्ट उसके साथ अटैच होके जाता है। उसी पोर्ट के अकॉर्डिंग ये मशीन डिसाइड करता है कि भैया इस बंदे को क्या चाहिए, क्योंकि हम तो दो जगह पे बैठे हुए हैं ना, हम तो बोल के बता नहीं सकते भैया मुझे ये नहीं ये दे दो। सीक्रेट कम्युनिकेशंस कैसे चलते हैं, कोई तरीका होता है ना चलने का। कुछ कोड जाते हैं, उनको पता होता है उस कोड का मतलब क्या होता है कि नहीं होता है। तो मेरे ये को एक बात कोड, समझ मेरे को समझ नहीं आया सर। मेरे को ये कंफ्यूजिंग है, बट मेरे को अच्छा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं इसको। किसी भी कम्युनिकेशंस करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने पहले चीजें समझ में नहीं, इंटरप्रेटर कंपाइलर की जरूरत है, 0 1 फॉर्मेट और जो हम लोग समझते हैं, इतना समझ में आया है।
इतना समझ में आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोई बंदा उसको ब्राउजर पे जाके एक्सेस कर रहा है, कोई बंदा उसको जाके रिमोटली उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कोई उसके उसके अंदर कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इस वर्चुअल मशीन को कैसे पता चलेगा इस बंदे को क्या चीज देनी है? किसी तरीके से पता होना चाहिए ना, तभी तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा ना। हाँ जी। अभी तक समझ हाँ, में आया? यहां तक क्लियर है? थोड़ा बहुत हद तक क्लियर है, वो मैं हाँ, रिकॉर्डिंग ये दोबारा मतलब देखूंगा तो। हाँ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वर्चुअल मशीन को कैसे पता चलेगा कि मैं इससे क्या मांग रहा हूँ भाई? मैं आपसे कुछ, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, मैं मुझसे मुझे कुछ आपसे काम करो ना, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो मेरा काम करके दोगे। हम्म। हम तो जनरल लैंग्वेज में आपसे बातें कर रहे हो तो आपको बता दे रहे हैं भैया मुझे ये दे दो, लेकिन ना मुझे मशीन वाली लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना मशीन मेरी लैंग्वेज को समझ नहीं रही है। हम्म। तो फिर कैसे उसको पता चलेगा कि यार हम्म। मुझे क्या चीज चाहिए, इसको क्या चीज चाहिए, ये बंदा क्या मेरे से मांग रहा है? तो पोर्ट बाय डिफॉल्ट पोर्ट बनाए गए हैं, पोर्ट पोर्ट सिस्टम बनाया गया जिसमें प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल नाम ने सुना ना, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। हाँ जी। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का जानते हो क्या? सेट ऑफ रूल्स बनाए गए भैया, इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ये एक्सेस होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आपको ये एक्सेस होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आपको ये एक्सेस होगा। जैसे पोर्ट 3389, एक ये रूल है, अगर आप किसी लैपटॉप को या किसी वर्चुअल मशीन को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो तो पोर्ट 3389 का यूज होगा। विंडोज मतलब विंडोज ओएस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो तो पोर्ट 3389 यूज होगा। जो कुछ भी आप ब्राउजर पे एक्सेस करते हो, जैसे कि मैं ये ब्राउजर पे एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो ये सारी चीजें मैं ब्राउजर पे एक्सेस कर रहा हूँ ना। जैसे मैं google.com को सर्च करता हूँ तो ब्राउजर पे सर्च करता हूँ ना, हाँ जी। तो ब्राउजर पे जो पोर्ट हो रहा है, जो रूल यूज हो रहा है, पोर्ट 80 या फिर पोर्ट 443 यूज होता है, जिसको HTTP या HTTPS बोलते हैं। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर ठीक देखो है, कभी ठीक है। कभी HTTPS लगा होता है कि नहीं उसके साथ। हाँ हाँ, मैं समझ गया, यहाँ अब थोड़ा क्लैरिटी आ गई ना। ठीक है, ये होते हैं आपके रूल्स। तो इसके लिए क्या किया गया ना, जो क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हर एक नॉन, अब मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन को बोलूं कि भैया तुम जाके इसको रिमोटली एक्सेस करो, इसके साथ ये पोर्ट दो, ये प्रोटोकॉल, उसको नहीं पता है ना कि पता है उसको। एक नॉन ना टेक्निकल उसको। पर्सन को क्या चीजें पता होंगी? हम्म। इसीलिए क्या किया गया, एक डिफॉल्ट बना दिया गया, भैया अगर तुम इसके थ्रू जाओगे, ब्राउजर के थ्रू जाओगे तो कोई पोर्ट वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये पोर्ट 80443 बाय डिफॉल्ट ही भेजेगा। ठीक है। इसी तरीके से मान ठीक। लीजिए इस मशीन को रिमोटली मुझे एक्सेस किया होगा तो मैं रिमोट वाला, जैसे मुझे यहाँ पे आरडीपी ओपन करूंगा, यहाँ पे आरडीपी इस तरीके से आरडीपी होता है, इसका फीचर्स है किसी वर्चुअल मशीन का या फिर ओ सॉरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ से आरडीपी ओपन करोगे, आरडीपी जैसे ही इसमें डालोगे, आरडीपी ओपन पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, आपके लिए एक वर्चुअल मशीन रिमोटली इसको एक्सेस कराना है। इसको पता चल जाएगा भैया 3389 को इसको रिमोटली एक्सेस कराना है। इसी तरीके से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा लिनक्स, उसको रिमोटली एक्सेस करना है, उसके लिए दूसरा पोर्ट है वो SSH पोर्ट 22। हम सब करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी पर्पस क्या है इस पोर्ट का पर्पस समझ में आया ना? हाँ, मतलब पोर्ट का मतलब ये हो गया कि हमने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कैसे करना है। हाँ हाँ, और वर्चुअल मशीन को जो एक्सेस कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए एक्सेस कर रहे हैं, वो पोर्ट डिसाइड करता है। पोर्ट, हम अपना रिक्वेस्ट को मशीन्स को जब समझा रहे हैं तो भैया वो कुछ पूछेगा भैया कि मुझे, आपको अगर मान लीजिए वेब पेज देना है तो वेब पेज उसको कैसे देगा? उसी मशीन के थ्रू हम उसको रिमोटली भी एक्सेस कर रहे हैं, उसी मशीन के थ्रू हम उसको वेब पेज भी एक्सेस करेंगे, उसी मशीन के अंदर उसके अंदर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, उसको भी एक्सेस करेंगे। कैसे समझ में आएगा उसको? उसको तो समझने का कोई तरीका होना चाहिए भैया, मेरा काम तभी तो करके दोगे, समझोगे ना। तो पोर्ट बाय डिफॉल्ट बनाएंगे, उसके थ्रू जो कम्युनिकेशंस होते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं। तो ये पोर्ट होता है उसके। अब मैं इस फिगर में आ जाऊं तो एक पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये जाएगा। प्रोटोकॉल आपको समझ में आते हैं, जैसे मैंने जो बताया आपको, फिर ये आपके प्रोसेस को प्रोसेस करेगा। और ये जब रिक्वेस्ट जाती है ना, इसको बोलते हैं इनबाउंड, क्या बोलते हैं, इनबाउंड रूल, इसको बोलते हैं इनबाउंड बाउंड्री। रूल। अभी आप देखो, इसीलिए यहाँ पर मेंशन था इनबाउंड रूल, आपको दिखाता हूं, देख रहे हो ना, पब्लिक इनबाउंड रूल्स एंड इनबाउंड पोर्ट्स। तो पोर्ट्स में भी 3389 है। अब इसी मशीन्स पे, अब इसके बाद क्या करता है, वो प्रोसेस करता है
प्रोसेस करने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स बनता है उससे वो रिस्पॉन्स आपको दे देता है कि नहीं देता है। ये आपने रिक्वेस्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग उस रिक्वेस्ट में जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो पोर्ट एंड प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन उसके साथ जाती है। कहीं कहीं पे मेंशन करना पड़ता है, जहां पर मेंशन नहीं होता है वहां पे डिफॉल्ट जाता है। जैसे मैं ब्राउजर को एक्सेस कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई पोर्ट या प्रोटोकॉल नहीं मेंशन कर रहा हूं, इस पे देखो अपने आप ये HTTPS के साथ चला जाएगा क्योंकि उसको पता है उसके साथ वही जाना है, ये वही रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो डिफॉल्ट वाला अपने आप चला जाता है। उसके बाद ये आपको रिस्पॉन्स दे देता है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत। हाँ आ जाएगा धीरे धीरे, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करो इस मशीन को भी तो कुछ एक्सेस करना होगा, कभी कभी होगा करना कि नहीं एक्सेस। सपोज करो ये गूगल है, google.com है, ये जो आपका है google.com है। google.com को ये मशीन एक्सेस करनी है, इस मशीन को एक्सेस करना है, तो क्या करेगा, ये मशीन एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ये मशीन जब रिक्वेस्ट जनरेट करता है, कंट्रोल Z, ये मशीन जब रिक्वेस्ट जनरेट करता है इसको बोलते हैं आउटबाउंड, क्योंकि ये खुद नहीं एक्सेस हो रहा है, किसी चीज को एक्सेस कर रहा है। तो जब मशीन किसी चीज को एक्सेस करेगा, किसी भी सर्वर को एक्सेस करेगा जिस भी प्रोटोकॉल के थ्रू, यहां पर भी वो प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं आउटबाउंड। ठीक है, ये भी किसी पोर्ट एंड प्रोटोकॉल वही तो उसी तरीके से आता है। उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये google.com से जो कुछ भी इसने सर्च किया होगा वो रिजल्ट इसको मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए इस वर्चुअल मशीन में इनेबल होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होते हैं आउटबाउंड के लिए। मतलब अगर ये मशीन google.com या इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करना चाहे, इंटरनेट के थ्रू मशीन किसी चीज को रिक्वेस्ट करना चाहे, तो सारे पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स वो उसमें अलाउड होते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन इनबाउंड में जो आप अलाउ करते हो उसको छोड़ के सब कुछ डिनाई होता है। इनबाउंड में अगर अभी 3389 ओपन कर दूं, इसी पोर्ट को सिर्फ ओपन कर दिया, तो ये सिर्फ 3389 को रिस्पॉन्स करेगा। कोई बंदा ब्राउजर पे कुछ एक्सेस करने जाएगा, ब्राउजर पे कुछ हटा एक्सेस करने के लिए जाएगा, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो। ठीक है, तो अभी मैं दो चीजों के लिए ओपन कर लेता हूं, एक 3389 और एक पोर्ट HTTP एंड HTTPS। अभी इसके लिए ओपन कर लेता हूं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा डिस्क। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहां पे डिस्क, अब यहां पे मल्टीपल डिस्क हैं। तो डिस्क में आप जब पहले लैपटॉप खरीदते थे तो डिस्क में क्या आता था आपका, HDD आता था कि नहीं आता था? अभी डिस्क में क्या आ रहा है? SSD आ रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में? मेरे को तो इतना पता है, ये छोटी होती है, वो बड़ी होती थी, हैवी होती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। उसमें क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके कुछ भी डेटा कॉपी करोगे वहां से या उसके अंदर कुछ कॉपी करोगे, बहुत फास्ट कॉपी होता है। याद करो पुराना टाइम, एक मूवी कॉपी करनी होती है 1 GB 2 GB की, वो मूवी कॉपी होने में 20-25 मिनट लग जाते थे। लगते थे कि नहीं लगते थे? लैपटॉप तो बहुत दिन से यूज कर रहे हो ना सर। हाँ विंडोज XP विंडोज 7 में जब हमारे हार्ड डिस्क आती थी लग के, उसमें मूवी कॉपी करना होता तो कितने टाइम लगता था? 25-30 मिनट लग जाते थे भाई। नॉर्मल 3-4 MBPS की स्पीड आती थी कॉपी होने की, होती थी कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। आज SSD में कितनी स्पीड आ रही है? कभी पेन ड्राइव लगाए कॉपी करो कुछ आपके टाइम पे? वो तो 2 सेकंड में इधर से उधर हो जाता है। हाँ, तो ये परफॉर्मेंस है सर, ये SSD और HDD का मेन डिफरेंस है, परफॉर्मेंस उसकी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से डिस्क क्या है,
इसी तरीके का डिस्क क्या है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्क दिया गया। पहले तो इसमें दे दिया गया है दो टाइप, समझो देखो दो टाइप यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज डेटा इज रेप्लिकेटेड विद ए सिंगल डेटा सेंटर्स। यहाँ पे देखो दूसरा वाला देखो, जोन रिडेंडेंट स्टोरेज डेटा इज रेप्लिकेटेड टू 3 जोन्स। ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, एक और फिगर आपको बताता हूँ पेंट के थ्रू, डिस्क को समझते हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, ये आपका एक डेटा सेंटर है, ये एक डेटा सेंटर है, सॉरी ये एक रीजन है, सपोज करो ये रीजन है, ये रीजन है REGION है। मेरे केस में वो ईस्ट यूएस है, ठीक है, मेरे केस में ईस्ट यूएस है। तो फिर क्या किया, यहाँ पे 3 डेटा सेंटर है, सॉरी यहाँ पे हमारे 3 डेटा सेंटर्स हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, 3 डेटा सेंटर्स हो गए। और इन 3 डेटा सेंटर्स को क्या नेम दिया गया है, जोन 1, अभी वही आया था ना, जोन 1, जोन 2 और ये जोन 3। ये 3 नेम दे दिए गए हैं। जो पहला वाला मतलब जो आपको बता रहा है, लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज डेटा इज रेप्लिकेटेड विद ए सिंगल डेटा सेंटर्स। तो अगर इसमें से कोई भी टाइप सिलेक्ट करते हो, चाहे प्रीमियम, स्टैंडर्ड HDD, कोई भी सिलेक्ट करते हो, इसमें आपका डेटा कहां पे सेव होगा, सिर्फ एक जोन में, सिर्फ एक जोन में। पहले का मतलब लोकली रिडेंडेंट का मतलब वो आपका अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो डिस्क होगी वो डिस्क सिर्फ एक जगह से सेव होगी, यहां पे सेव होगी सिर्फ। और सपोज करो अगर इस डेटा सेंटर में कुछ डिजास्टर्स आ जाते हैं, डिजास्टर आ जाते हैं, मान लीजिए ये डेटा सेंटर किसी वजह से आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कंट्रोल जेड, और ये डेटा सेंटर्स क्या हो जाएगा, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर लोकल क्या बोला इसमें, क्या उसको बोला था, लोकली रिडेंडेंट है। अगर मान लीजिए आपका ये लोकली रिडेंडेंट है, ठीक है, LOCALLI, लोकली REDUDANT, लोकली रिडेंडेंट है, ठीक है, तो ये आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, जोन रिडेंडेंट स्टोरेज, आपका डेटा का जो होगा ये क्या करेगा, कॉपी करके रखेगा, एक जगह पे नहीं। आपका डेटा अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका डेटा एक यहां पे कॉपी करेगा, दूसरे जोन में भी कॉपी कर लेगा, और तीसरे जोन में भी कॉपी कर देगा। उस डेटा सेंटर्स में 3 जोन है, और उस रीजन में 3 जोन है, 3 डेटा सेंटर्स हैं, तो उसमें क्या करेगा, तीनों जगह पे कॉपी कर देगा। सपोज करो ये एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स हो भी गई, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो भी गया, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो भी गया, तो आपका डेटा सेव रहेगा, क्योंकि मल्टीपल्स कॉपी होती है। ये आपकी मल्टीपल कॉपी रखता है, मल्टीपल कॉपी ऑफ योर डिस्क, ये आपका सिंगल कॉपी रखता है। सिंगल कॉपी और डिस्क, दोनों का मतलब समझ में आ गया, जोन का और उसका। इसके बाद देखिए सर जी, वही SSD और HDD दिया गया है दोनों जगह पे। देखो जोन रिडेंडेंट में 2 ऑप्शन है सिर्फ, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, और दोनों SSD हैं, ध्यान देना यहां पर दोनों SSD हैं। यहां पर प्रीमियम, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड HDD है, और यहाँ पे लिखा भी गया बहुत, देखो एकदम डिटेल्स में लिखा गया, बेस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस सेंसिटिव वर्कलोड्स, बेस्ट फॉर बेस्ट सर्वर्स, लाइटली यूज्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंड डेप टेस्ट। थर्ड है आपका बेस्ट फॉर बैकअप एंड नॉन क्रिटिकल एंड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा के लिए। प्रीमियम SSD में भी देखो यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पर है, बट आपका डेटा की कॉपी डिफरेंट होगा। तो अभी के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड SSD, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली नहीं रहेगा। आ जाओ नीचे, ठीक है, ये मैनेज्ड की आएगा,
आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये अभी आपने जो कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये आपका क्या है, ये स्टैंडर्ड डेटाबेस रहेगा, स्टैंडर्ड डेटाबेस रहेगा, लोकली हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और दूसरा ध्यान देना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपकी सी ड्राइव है, सी ड्राइव है। अगर कोई और आपको इसमें अदर डिस्क चाहिए, डी ई एफ और भी ड्राइव अगर चाहिए, तो आपको यहाँ से एक डिस्क आपको और क्रिएट करना पड़ेगा और ये डिस्क इसमें एलोकेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इस पे नहीं लगाता हूँ, इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो आपको यहाँ से दूसरी डिस्क, उसी के साथ दूसरी डिस्क ऐड करनी है, कितना टाइप का, वो भी यही चीज पूछेगा। अभी देखो यही चीज पूछेगा, मैं भी लगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यही चीज पूछेगा। तो यहाँ पर सोर्स टाइप क्या दोगे, स्टोरेज, यहाँ पे सॉरी डिस्क नेम दे दो, एम्प्टी डिस्क आपको लगाना है। अब यहाँ पे साइज दे दो, चेंज साइज अभी 1000 जीबी 1024 का है, इसके अलावा और टाइप है आपका, आप दे सकते हो, या फिर आप कस्टम डिस्क साइज देना चाहते हो तो दे सकते हो, 500 जीबी 600 जीबी। अभी मैं जैसे इसको अगर मैं 500 कर दूं, जस्ट दे रहा हूं, मैं क्रिएट नहीं करूंगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद ओके कर दिया। इसके बाद आपका टाइप पूछेगा उसी तरीके से, टाइप कहाँ पूछ रहा है, ये तो की पूछ रहा है कि आपको ऐसे रखना, मैनेज्ड की एक AWS की आती है, यहाँ पे देखो, हाँ प्रीमियम SSD, यहाँ पे टाइप भी देखना, यहाँ पर देखो, ये टाइम वही पूछ रहा है, वही टाइप फिर से पूछेगा आपसे, वही दोनों टाइप रहेगा। तो अगर मैं मान लो ये स्टैंडर्ड है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में जो जो ऑप्शंस रहेगा ये दिखाई देगा, और 500 जीबी। बट अब मैं अभी इसमें कोई अटैच नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हटा दूंगा इसको, कोई डिस्क इसमें नहीं लगा रहा हूँ मैं, बट आपको लगाना होगा तो यहाँ से इसे लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक नेटवर्किंग क्रिएट करेगा। अभी हम नेटवर्किंग के टॉपिक का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो एज इट इज जो भी आएगा उसको रहने देना। नेटवर्किंग पूरा वर्चुअल नेटवर्किंग आपके टॉपिक में है, मैं जीरो से आपको पूरा वर्चुअल नेटवर्किंग बताऊंगा, डोंट वरी। नीचे चले आओ, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें देखो पब्लिक इनबाउंड, पब्लिक और सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स, तो हमने जो उधर से सिलेक्ट करके आए हैं वो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा और इसमें ये सब कुछ ओपन करेगा। मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। तो अभी आपका वही पोर्ट इसमें इनेबल कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट पे चले जाना है, यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें भी कुछ भी आपको नहीं चेंज करना है, एज इट इज जो भी आ रहा है फ्री वाला आपको रहने देना। इसके अलावा जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके लिए पैसे लगेगा। मेरा इंटरव्यू कई सारे हैं, मेरे कई सारे इंटरव्यू रात में भी है भाई, मेरा 9 बजे, ठीक है। तो ये क्या जो उस पे रहते हैं, क्या होते हैं जो बोलते हैं, 1 मिनट रुकना भाई, जो US शिफ्ट में काम करते हैं ना, उनका है, ये फ्री होता है। इनेबल बेसिक प्लान देखो कि फ्री होता है, बाकी अलावा इसके अलावा इनहेंस्ड मॉनिटरिंग होगा और भी चीजें होंगी, ये सारी चीजें कॉस्टिंग इसकी लगती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज इसमें सिलेक्ट करना है। मॉनिटरिंग भी आपको एज इट इज सिलेक्ट करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं, चेंज नहीं करना है। एडवांस डिटेल में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। टैग में भी कुछ नहीं डिटेल करना है, मैं बताऊंगा टैग क्या होता है। नेक्स्ट रिव्यू पे आना है, और ये आपका रिव्यू करेगा जो आपने वैलिडेशंस दिया है, आपकी कॉस्टिंग बताएगा, इतने रुपए पर घंटे आपको लगने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्रिएट कर देना है, सॉरी इसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, वैलिडेशन पास हो गया। 9.8953 इंडियन डॉलर में लगेंगे पर हावरली, इसकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। इसको इसके बाद आपको कर देना है क्रिएट। विजय, अभिनव, आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत हद तक क्लियर है यहाँ तक। हाँ विजय जी, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए सर। बहुत हद तक क्लियर है, मैं फिर रिपीट करूंगा रिकॉर्डिंग को। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिपीट करोगे, 1-2 बार रिपीट कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से जाओ, और हैंड्स ऑन भी करना, ठीक है। चलो आ जाते हैं नीचे। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बैकएंड में क्रिएट करता है आपके लिए, तो कुछ टाइम लेता है 4-5 मिनट का, तो वेट करो, डिप्लॉय होने दो इसको। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, 4-5 का मिनट का टाइम लगेगा। देखो बहुत सारी चीजें बैकएंड में क्रिएट किया, आपका डिस्क भी क्रिएट किया, आपका वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट किया, आपकी आईपी भी क्रिएट की। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अब आपका वर्चुअल क्यों, डिपेंडेंसीज थी उसके बाद ही क्रिएट करेगा,
ठीक है, अब आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट करने लगा। देखो नाम मैंने जो दिया था वही नेम लिया है। अभी भी देखो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, बीच में विजय, बंद हो गई थी अब। हाँ हाँ जी। अभी आ रही हो। हाँ कुछ डिस्टर्ब हुआ था नेटवर्क। स्टिल इन प्रोग्रेस, फर्स्ट टाइम है क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है ये पहली बार, तो पेशेंस बना के रखना। तो पहली बार मशीन डिप्लॉय कर रहे हो, बाद में ये 4-5 मिनट लगता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है। रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखता हूँ। ओके, सो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। होम पे चलते हैं, आते हैं हम अपने वर्चुअल मशीन्स पे। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन है, इसको सिलेक्ट करो। अब देखो ना, मैंने बोला था आरडीपी हमने इनेबल किया है, चलो उसको रिमोटली एक्सेस करके देखते हैं। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए क्या होगा, मशीन्स को एक्सेस करने के लिए तो आपको आरडीपी सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने लैपटॉप में जाके आरडीपी लिखोगे तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आएगा, इसको क्लिक करोगे, आपसे आईपी पूछेगा। तो मेरे पास पब्लिक आईपी आपको देना, ध्यान देना पब्लिक आईपी एड्रेस ये वाला, इसको कर लो कॉपी। और ये आईपी एड्रेस पूछेगा जिसके थ्रू आपको एक्सेस करना है, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे Ctrl+V, और उसके बाद इसको कनेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपसे आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो हमने एज्योर यूजर मेंशन किया था, इसके बाद हमने पासवर्ड दो दिया था QWERTY@12345। पासवर्ड गलत डाल दिया, QWERTY@12345। अब की बार सही होगा, यस करेगा, इसको यस कर देना। पूछेगा आपसे, पॉपअप एक आएगा, आप देखोगे आपका एक रिमोटली मशीन सक्सेसफुली बन के हमने एक्सेस करा। देखो ये मशीन आपका सक्सेसफुली बन गया। देखो आप जैसे विंडोज अपना यूज करते हो उसी तरीके से ये भी होता है, बट इसको बनाने का मकसद दूसरा है। बनाने का मकसद इसको आपके एप्लीकेशंस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए है। आपने एक रिमोटली वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया, उसको एक्सेस कर लिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम एक स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग भी करके देख लेंगे और इसको ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस करके देख लेंगे। तो आपके दिमाग में जो चल रहा था कि पोर्ट कैसे वर्क करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी वार्म अप होने दो मशीन्स को, मशीन्स वार्म अप होने होके आ जाएगी, आ गई है। तो यहाँ पर एक सर्वर मैनेजर अपने आप खुलेगा, नहीं तो आपको सर्च करके लाना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। इसको यस कर दोगे, इसको यस कर दो। अभी थोड़ी देर में सर्वर मैनेजर खुद ही ओपन करेगा। ठीक है, तो नहीं ओपन कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आओ, ओपन करेगा, देखो खुद ही ओपन कर रहा, नहीं करेगा तो यहाँ पे आप सर्वर मैनेजर ओपन क्लिक करोगे और इस तरीके सर्वर मैनेजर आपका ओपन होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट को कैसे होस्ट करेंगे, इसको आ जाने दो, वार्म अप हो जाने दो। मशीन्स को वार्म अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप लॉग इन करते हो, वार्म अप फुल्ली हो जाने दो इसको। तो हमने क्लिक कर दिया है, वार्म अप हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया है, वार्म अप हो गया है। आपको स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपसे पूछा ना था अभी, आपने एक अच्छा ऐसा आंसर दिया था कि बोला था कि सर जो भी काम कराना होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके मशीन के अंदर हम उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, स्टैटिक वेबसाइट को वेब एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक फीचर्स होता है, इसको सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, वेब IIS। इस रोल्स को इनेबल करना पड़ेगा। कैसे इनेबल करोगे, समझते हैं उसको। अभी अगर आप इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करोगे, ब्राउजर पे हिट करोगे, अभी अब मैं इसको कॉपी कर लिया और ब्राउजर पे गया और इसको हिट कर दिया, अब कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने ना
ब्राउजर रिक्वेस्ट तो कर रहा है मशीन से, लेकिन मशीन के अंदर वो फीचर्स इनेबल ही नहीं है जो इसकी चीजों को, जो वेब पेज, इसका मतलब ब्राउजर के थ्रू गए, वही आईपी मैं यहाँ पर पेस्ट किया तो कौन सा पोर्ट गया इसके साथ, पोर्ट 80 या 443 जाएगा। जब मैं रिमोटली एक्सेस करके गया तो यहाँ पर पोर्ट 3389 गया, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट जाते हैं, इसमें हमने पोर्ट कहीं नहीं मेंशन किया। ठीक है, तो अभी इसको देखोगे तो ये कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं देगा। तो चलते हैं इंस्टॉल करते हैं, पहले एक इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए यहां पर आना पड़ेगा और ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक कर दो। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करोगे। रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशंस, ये आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे सर्वर सिलेक्शंस करोगे, एक ही सर्वर है, माई वीएम नाम दिया है वही आएगा, उसकी डिटेल्स आएगी, उसकी पब्लिक आईपी वगैरह आएगी, प्राइवेट आईपी वगैरह आएगी। फिर आपको नेक्स्ट जाना है। फिर सर्वर रोल्स पे आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है। नीचे आओगे, नीचे आओगे यहाँ पे तो आपको एक मिलेगा वेब आईआईएस, देखो वेब सर्वर आईआईएस, ये देखो ये मिला है, इसको सिलेक्ट करो तो एक पॉपअप होके ओपन होके आएगा। जैसे सिलेक्ट करोगे ऐड फीचर्स, इसको कर लेना। इसको करने के बाद अब और भी सर्वर्स होते हैं, लोगों को अलग अलग सर्वर्स होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, और ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे भी चलते हैं, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि वेब सर्वर 8040 पे चलता है, डीएनएस डीएचसीपी अलग अलग प्रोटोकॉल पे चलेंगे। तो अभी मैं वेब सर्वर सिर्फ इनेबल कर रहा हूँ। चले आओ नीचे, नेक्स्ट करोगे। अब आपको कहीं नहीं कुछ सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। वेब सर्वर फीचर्स रूल्स ऐड हो रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आएगा, ये वेब सर्वर में जो चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो रही हैं स्टैटिक कंटेंट के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक चीज और ओपन करके दिखा देता हूं, अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। इसका एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है आईनेट पब, उसके बाद फिर होता है www रूट, उसके अंदर आपकी फाइल्स होती हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो फाइल्स नहीं क्रिएट हुई है, वो फोल्डर नहीं बना हुआ है। एक बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज की होती है एक्सेस करने के लिए, वो फोल्डर नहीं बना हुआ, दिखा रहा हूं यहाँ पे कोई आईनेट पब का फोल्डर नहीं बना हुआ है। जैसे इंस्टॉलेशन होगा वो डायरेक्टरी अपने आप बन जाएगी, वो फोल्डर अपने आप बन जाएंगे। तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, वेट करो ये इंस्टॉल होने दे उसको। वहाँ झाड़ू लगाएंगे। इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करो लेकिन। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दो, इस वाले पेज को। ठीक है, अब मैं चलता हूं, इसको भी मिनिमाइज कर दो मेन सर्वर को। अब इसको दोबारा से एक्सेस करो। देखो आपको आईआईएस का डिफॉल्ट पेज मिला, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेब आईआईएस का डिफॉल्ट पेज मिला। तो अब जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, इस पे चले आओ, इसके फोल्डर में चलो, उस इस टाइम को इसको रिफ्रेश करो फोल्डर को। देखो यहाँ पे आईनेट पब का एक फोल्डर बन गया, देख रहे हो ना, आईनेट पब। इसको ओपन करो, इसके www रूट में जाओ, और सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह बनाता है अलग अलग फाइल्स के लिए। आपको जाना है www रूट में। जो आपको पेज ओपन होके मिल रहा है ना, वो यही पेज ओपन होके मिल रहा है, अभी देखना यही पेज तो मिल रहा है आपको। यही पेज तो मिला हुआ है।
ओपन हो रहा है, यही पेज तो मिल रहा है वहां पर। अब मुझे अपना खुद का पेज डालना है इसके अंदर, इसको कैंसिल कर दो और इसको डिलीट करूंगा मैं। इसको डिलीट करना है, मैं अपना वेबसाइट का पेज डालना चाहता हूँ जो हमारा स्टैटिक है। अब मैं डेवलपर हूं नहीं, एक सैंपल पेज यहीं पर बना लेता हूँ, या फिर सैंपल पेज आप ना डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ सैंपल वेबसाइट। अगर आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे चले जाओ, HTML ही डालना, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है HTML वेबसाइट। HTML सैंपल पेज, HTML टेम्पलेट डाल दो, टेम्पलेट डाउनलोड। तो फ्री HTML टेम्पलेट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ओपन कर लो। कोई से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, जो भी आपको वेबसाइट होस्ट करनी हो। यहाँ पर देखोगे नीचे बहुत ढेर सारे टेम्पलेट होंगे, तो मैं ये वाला आर्ट विजन का एक टेम्पलेट है, ये फ्री ऑफ, देखना पास फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ये वेबसाइट का है। तो मैं ये डाउनलोड कर लूंगा। तो आर्ट एंड विजन में से कोई सा भी मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, कि मैं भैया इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट लिखा होगा ना यार, ये वाला नहीं है भाई, HTML CSS वाला होगा, वेबसाइट दूसरी होगी, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। इसका साइट क्या नेम है, हाँ ये वाला, यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सिंपल डाउनलोड होता है। अब मुझे सपोज करो ये वेबसाइट हमको होस्ट करनी है, नीचे आ जाता हूँ, ये वेबसाइट था, ये वेबसाइट, तो यहाँ पर आओ, ये डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड कर लोगे। 7.6 MB की वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप इसको आ जाओ अपने लैपटॉप में, जहाँ पर डाउनलोड में गया होगा, तो मैं डाउनलोड पे मैं आ गया, मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कर लो और इसको इसी लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर दो। आप भी समझना पूरा प्रोसेस क्या कर रहा है, इसी लोकेशन पे पेस्ट कर दो। यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। इंटरनेट से अपलोड हो रहा है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको कोई वेबसाइट इसी तरीके से देगा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ओपन करके इसको दिखा दे रहा हूँ। आप जब कोई वेबसाइट करते हो ना, तो इसके कोड इसी तरीके से होते हैं, बस जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लो इस फाइल को, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो और यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अभी वहां पर भी मैं वही काम करूंगा, एक्सट्रैक्ट वहां पर भी करूंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको देखो ये वेबसाइट का टेम्पलेट है, तो इसमें देखो इसी तरीके से मिलते हैं। आपको ये समझ लो किसी ने कोड दे भैया मेरी ये वाली बेस्ट वेबसाइट होस्ट कर दो, हो सकता है वो किसी जावा, C++, C# या इस तरह कहीं पर होस्ट किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फाइल्स देगा। तो अभी मेरे लिए ये फाइल्स उसने समझ लो दिया हुआ है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। फाइल्स अपलोड हो जाने तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा उसको, बट ध्यान देना लोकेशन inet pub www रूट के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है उसको। तो अभी मेरा कॉपी हो जाए, फिर यहीं पर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा इसको। अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट से अपलोड होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपलोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल, और यहाँ पर इसको ये वाला फोल्डर जो बन रहा है इसको हटा दो,
इसको हटा दो और एक्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहीं पर एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर अभी जो भी आ रहा है कंट्रोल जेड कर दो, जैसे भी आ रहा है ऐसे कर दो पहले, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सट्रैक्ट कर दो पहले यहाँ पर इसे। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक फोल्डर ये बनाएगा, इसको इसका पूरा कंटेंट ये कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स कर लो, ये कंट्रोल एक्स कर लो और चले आओ अपने www रूट में, यहां पर लाके इसको पेस्ट कर दो, यहां पे लाके इसको पेस्ट कर दो और इन सारी फालतू वाली फाइल्स को हटा दो। ये आपका फालतू फाइल है, ये आपका फालतू फाइल है। ये फाइल index.html रहेगा, ध्यान से देना, ये फाइल जरूर होनी चाहिए। इसके बाद अब जाके अपनी वेबसाइट को एक्सेस करो। इसी वेबसाइट को मैं अब एक्सेस कर रहा हूं। हो गई सक्सेसफुली, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई। देखो लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गई सक्सेसफुली लॉन्च, आप भी एक्सेस करके देखो। आप भी एक्सेस करके देखना चाहते हो, आप भी एक्सेस करके देखो। हो गया एक्सेस अभिनव, विजय? Yes, Anirudh. एक्सेस हो रहा है ना? Uh, विजय जी, अभी पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब देखो यही पेज को मैंने, वही सेम आईपी एड्रेस तो यहां पर भी मैंने पेस्ट किया था। विजय, आर यू देयर? हाँ जी, हाँ जी। वही आईपी एड्रेस तो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया और वही आईपी एड्रेस यहाँ पर पेस्ट किया। मशीन को कैसे समझ में आया? एक में मुझे वर्चुअल मशीन देना है और एक में मुझे ये वेब पेज देना है, एक ही सर्वर पे तो सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। ये होता है पोर्ट का काम सर। अभी क्लियर हो गया होगा आपका? ठीक है। और इस फिगर में समझो, यहां पर जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसमें दो टाइप के रूल होते हैं, एक इनबाउंड रूल, एक आउटबाउंड रूल। तभी मैंने इस फीचर को हटाया नहीं है। इनबाउंड रूल जो अभी आपने चाहे इसको रिमोटली एक्सेस किया, चाहे आपने इसको ब्राउजर पे एक्सेस किया, ये आपका इनबाउंड रूल है और ये एक्सेस इसलिए हो पा रहा है, हाँ, ये एक्सेस इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने इसमें इनबाउंड रूल को इनेबल कर रखा है। वो कैसे आपको पता चलेगा? आप नेटवर्किंग पे आओ, मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्यों एक्सेस हो जा रहा है, आपको ये वेबसाइट क्यों एक्सेस हो गई। इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि आपके पोर्ट में देखो ये 3389 और 80443 पोर्ट इनेबल है, मतलब एचटीटीपी और आरडीपी आपका ये एक्सेस हो रहा है। ये जो अपने एक्सेस, ये रिमोटली जब इसको एक्सेस किया था आरडीपी पे जाके जो पूरी मशीन से आपको एक्सेस होके आई, ये आपका आरडीपी के थ्रू एक्सेस हुआ। और जब आपने इसी सेम आईपी को ब्राउजर पे पेस्ट किया तो आपको इस तरह के से एक्सेस होके आई। वो पोर्ट 80 पे एक्सेस हो रहा है क्योंकि अभी नॉट सिक्योर होता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, दैट्स वाई ये सिक्योर वेबसाइट हो जाती है। अभी मैंने कोई एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल किया है तो वो पोर्ट 80 पे चलता है। पोर्ट 80 और 443 में बस इतना से फर्क होता है, एचटीटीपी एक नॉट सिक्योर पोर्ट होता है और एचटीटीपीएस मतलब 443 एक सिक्योर पोर्ट होता है। क्लियर है यहां तक? अगर मैं अभी जाऊं और ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वर्क क्या करता है, ये आपका ना एक, जैसे आपने अपने लैपटॉप में आप ओपन करो, अभी आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर एक फायरवॉल मैनेजमेंट की सेटिंग होती है। फायरवॉल मैनेजर होता है कि नहीं होता है? विंडोज फायरवॉल होता है ना, वहां पर हाँ क्या जी, होता हाँ है? जी। वहां पे विंडोज फायरवॉल में ना कुछ रूल्स आप बने होते हैं, उसको इनेबल डिसेबल करते रहते हो। तो एक तरीके से ना फायरवॉल मैनेजर एक फिल्टर का रूल करता है। जो भी इनबाउंड रिक्वेस्ट को आप इनेबल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मशीन उस चीज को एक्सेस कर पाएगी, जिसको डिसेबल किए रहोगे उसको एक्सेस नहीं कर पाओगी। मेरे कंडीशंस में आपको इनबाउंड आउटबाउंड दोनों समझ में आया? हाँ जी। अभी इनबाउंड हमने 3389804443 इनेबल कर रखा है, दैट्स वाई एक्सेस हो जा रहा है। और अगर मैं बात करूं अपने आउटबाउंड की, ठीक है, तो आउटबाउंड कैसे आपको पता चलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस सिक्योरिटी ग्रुप में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, जो बाय डिफॉल्ट इसने क्रिएट किया है। आप इस सिक्योरिटी ग्रुप पे आओ। इस सिक्योरिटी ग्रुप पे जब आओगे तो वहां पर देखो एक इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स लगा हुआ है, जिसके अंदर
हमने RDP, HTTP, HTTPS को इनेबल कर रखा है। बाकी जो भी इनेबल्ड है वो उसके इंटरनल नेटवर्क के इनेबल्ड है। जब मैं नेटवर्किंग बताऊंगा तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और आउटबाउंड पे आओ, आउटबाउंड में सब कुछ इनेबल्ड है। देखो एनी कुछ भी इनेबल्ड है कि नहीं, यहाँ पर इनेबल्ड है। इंटरनेट पे कुछ भी इनेबल्ड है कि नहीं इनेबल है। अब आउटबाउंड में अगर ये मशीन google.com को एक्सेस करने जाएगी तो इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से अभी आपको दिखाऊं, इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो और थोड़ा सा इसको ऐसे करो, ऐसे करो, क्योंकि वो नीचे वाला ना वो हट गया है हमारा। हाँ, यहाँ से अब मैं सर्च करूं और CMD ओपन करूं, CMD ओपन करूं और मैं चलूं और मैं वेरीफाई करूं पिंग www.google.com। तो देखो मुझे बहुत आसानी से रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं रिस्पांस मिल रहा है विजय जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आउटबाउंड, अभी इसने गूगल को एक्सेस किया है तो इसने आउटबाउंड रिक्वेस्ट जनरेट किया है, तो वो सब कुछ अलाउड है, इसकी वजह से हो रहा है। अब मैं अभी आपको दिखाता हूं इनबाउंड में चल के। अभी इनबाउंड में क्या करता हूं ना, मैं एक रूल को डिसेबल कर देता हूं। सपोज करो ये HTTP रूल है, मैं इस पे गया और इसको कर दिया डिलीट। अब आप लोग ट्राई करो एक्सेस करने के लिए, नहीं एक्सेस कर पाओगे। डिलीट हो जाने तो फिर आप ट्राई करना। डिलीट हो गया, ट्राई करना एक बार दूसरे ब्राउजर में ट्राई कर लो, उसमें हो सकता है एक्सेस आपको दिखाई दे। किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई करना, वही सेम IP को कॉपी करना और किसी दूसरे ब्राउजर में जाना। जैसे कि मैं जा रहा हूं, आप दूसरे ब्राउजर में इसको जाके हिट करोगे, आपको एक्सेस नहीं होगा। हो रहा है, सफारी पे भी हो रहा है, गूगल क्रोम पे भी हो रहा है। वेट करो, नहीं होगा सर। या सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिसेबल कर रखा है, एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पोर्ट 80, ये वेबसाइट हमारी पोर्ट 80 पे एक्सेस हो रही है। अभी देखो ये दोबारा से रिलोड कर रहा है, अब एक्सेस नहीं होगा। एक बार फिर से ट्राई करना आप लोग, आपको एक्सेस नहीं होगा वेबसाइट। रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, दिस पेज नॉट लोडिंग ऐसे करके आएगा। होने वाला हो रहा है एक्सेस, नहीं हो रहा होगा। देखो मेरा घूम रहा है भाई, दोबारा रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है, घूम रहा है, नहीं एक्सेस हो रहा है, दोबारा रिलोड नहीं हुआ पेज। हुआ किसी का क्या विजय? नहीं नहीं, हो रहा है मेरे में तो, घूम आ रही है। नहीं सर, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा सर। देखो आपके में भी आएगा, थोड़ी टाइम लगेगा, फिर नहीं आएगा। आप किसी उसी ब्राउजर पे उसी पेज को ना कर किसी दूसरे पे करो, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा सर, क्योंकि वो एज ए फिल्टर की तरीके से वर्क करता है। और हमने वो बता दिया कि भैया 80 इनेबल ही नहीं है, तो 80 इनेबल ही नहीं है तो आपने कितना भी कोशिश कर लो, आपको ये वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। अभिनव आपको हो रहा है एक्सेस? तो अभी एक्सेस नहीं करके देखा मैंने। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नहीं विजय जी आपका एक्सेस करो किसी और ब्राउजर पे। होता नहीं है एक्सेस, पता है वो जब वो चेंज एक्सेस नहीं होगा सर। विजय जी दोबारा ट्राई किया आपने? वो कुकीज में स्टोर हो गया होगा विजय, अदरवाइज वो होता नहीं है एक्सेस। हाँ जी विजय जी क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए सर। नहीं नहीं, अभी तक तो मेरा चल रहा है, वो मैं मान गया, आपकी बात नहीं होता होगा। हाँ वो एक्चुअली क्या होता है ना, कुकी वगैरह में क्या होता है ना, आपके ब्राउजर में स्टैटिक कंटेंट को सेव कर लेता है, वो ब्राउजर का फीचर्स होता है, उसकी वजह से एक्सेस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका इनबाउंड हो। अभी मैं जाके फिर से इनेबल कर देता हूँ और ऐड रूल में करता हूँ यहाँ पर। और विजय जी आप अपने यहाँ वाईफाई से कनेक्टेड हो कि मोबाइल नेटवर्क से? वाईफाई। वाईफाई। यहाँ पर गूगल पे जानना, गूगल पे जानने के बाद आपको एक पेज मिलेगा, यहाँ पर दे देना, यहाँ पे सर्च करना माई पब्लिक आईपी, ये सर्च करना, माई पब्लिक आईपी सर्च करना, आपको एक पेज मिलेगा, ये पेज, ये पेज,
ये ओपन होगा पेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक पब्लिक आईपी आ रहा होगा, ये कॉपी करके मुझे दे देना, ये कॉपी करके मुझे दे देना। आपके में आ रहा होगा ऐसे पब्लिक आईपी, एक आपके में भी ऐसे आ रहा होगा। इसको दोबारा टाइप करना कैसे? माई पब्लिक आईपी मैंने डाला, आया नहीं। माई पब्लिक आईपी डालना, फिर ये ओपन कर लो, ये वाला फर्स्ट वाला, व्हाट इज माई पब्लिक आईपी, ये वाला ओपन करो पेज, तो ये पेज ओपन आएगा। एक सेकंड, मेरे में तो ये आ रहा है, मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ, जो भी कॉपी करके ना मुझे चैट पे डालो। एक सेकंड, अरे ये तो आईपीसी, आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो सर। नहीं सर, मेरा वाईफाई लगा हुआ है एयरटेल का 5G, मोबाइल नहीं अटैच। तो उसमें IPv4 आ रहा होगा, वो IPv6 है सर। अभी देखो, मैं देखो, अभी आपको एक्सेस हो रहा था ना वेबसाइट। यहाँ पे ये भी होता है कि अगर मैं सिर्फ अपने पोर्ट को इनेबल करूंगा तो मुझे ही एक्सेस होगा। जैसे मैं चलाया इनबाउंड रूल पे और मैं ऐड कर रहा हूँ, सोर्स क्या होगा, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस ये मेरा आईपी एड्रेस था, और /32 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं सिंगल आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। डेस्टिनेशन एनी सर्विसेज, यहाँ पे मैं पोर्ट रेंज, एक मिनट, डेस्टिनेशन से नहीं, यहाँ पे पोर्ट जो होगा हमारा, एनी नहीं होगा, एक मिनट में, पोर्ट आ गया, 3389। ये वाला क्या? कह रहे हो आप? आ गया, अब आ गया। हाँ, पब्लिक आईपी तो अपना, हाँ हाँ ये है 122.161, सॉरी 122.161 बोलना, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मुझे 122.161 161 6.69 69 69 155 .69 डॉट 155 155 155। ओके, ये आपकी वेबसाइट है, आपका एड्रेस है। तो मैंने सोर्स पोर्ट रेंज एनी, डेस्टिनेशंस एनी है, सर्विसेज कस्टम नहीं, यहाँ पर HTTP मुझे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि HTTP मैंने डिसेबल किया था। पोर्ट रेट 0 है, अलाउ हो जाएगा, प्रायोरिटी 350 ऐड कर दो। अब आप एक्सेस करना दोबारा, एक रूल मैं अपने लिए भी क्रिएट कर दूंगा। अब आपको फिर से एक्सेस होने लगा, क्योंकि मैंने आपकी आईपी अलाउ कर दिया है, इस सोर्स के लिए मैंने अलाउ कर दिया है। और मैं जाऊं अपने में, अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आईपी एड्रेस, और मैंने जो कॉपी किया है अपना वाला, वो है हमारा ये, तो ये व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सिंगल आईपी के लिए हम 32 लगाते हैं, इसके लिए इसको लगाना जरूरी है। सर्विसेज में जाऊंगा, HTTP कर दूंगा, ये आ रहा है HTTP सबसे ऊपर, और इसके बाद आऊंगा मैं आईपी एड्रेस। अंदर स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी, अभी फ्रीज है, हाँ जस्ट वन मिनट। वाईफाई बंद है क्या? 2G क्यों वाला, 5G वाला नहीं आ रहा है मेरे में यार। अभी आ रही है मेरी स्क्रीन, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। अभी आ रही मेरी स्क्रीन? अभी लोड हो हेलो? रही है, लोड हो रही है, अभी तो शो नहीं हो रही। ब्लैंक है। ये 5G वाला क्यों नहीं शो कर रहा है, ये 2G वाला क्यों शो कर रहा है? एक मिनट बोलना, ये 2G वाला क्यों शो कर रहा है, 5G वाला क्यों नहीं शो कर रहा है? हाँ जी, ओके, यस यस, तो यहाँ पर एक आपने ट्राई किया उस आईपी को एक्सेस करने के लिए, आपको एक्सेस हो रहा होगा दोबारा से, विजय हाँ जी, आपको दोबारा एक्सेस हो रहा होगा, फाइल हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी वो मुझे नहीं एक्सेस हो रहा है, देखो अभी भी, क्योंकि मैंने अपनी आईपी नहीं, सिर्फ आपकी आईपी को लेबल किया है। आपके अलावा
अब पोर्ट 80 पे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकता, केवल आपको अलाउड किया है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फिल्टर के तरीके से वर्क करते हैं, जहां पर आपका क्या होता है कि आपने जो कुछ भी ट्रैफिक अलाउड किया उसके अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं होता है। और जिसको अलाउ किया, जैसे मैंने आपको अपने घर का एड्रेस बताया तो आपको एंट्री देनी है, तो मैं सिर्फ आपको एंट्री दे रहा हूं और किसी को नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखिए मैं जाके मैं अपनी आईपी खुद की भी अलाउ कर देता हूं उसके अंदर, तो मुझे भी एक्सेस हो जाएगा। तो 360 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेम वही सेम आ रहा है, तो नेम वही सेम लेने की वजह से इस नेम को मैं यहाँ पे ये नेम हटा दिया, ऐड कर दिया। नेम ये यहाँ पे देता है, वो नेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जाऊं और मैं एक्सेस करूं यहाँ पर, अब देखो मुझे भी एक्सेस हो जाएगा। रूल क्रिएट कर रहा है, रिफ्रेश कर दूंगा। अभी डिप्लॉयड नहीं हुआ है। अभी हमारा एक रूल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये बिल्कुल एक फिल्टर के तरीके से वर्क करता है।